देखिए, हमने योग को ना बहुत वेस्टर्नाइज़ तरीके से देखा है। जब भी हम योग बोलते हैं, हमें लगता है कि एक मैट होगा, वहाँ पे एक आसन करेंगे, वो योगासन होता है। सभ्यता है, द वे ऑफ लिविंग जो है, वो योगिक है। ये अपने तिलक लगाए, हमने लगाए, ये योग नहीं है क्या? ये बिल्कुल योग है। ये साइंटिफिकली काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे टच करके रखा, तो एक पार्ट ऑफ द अवेयरनेस वहाँ पे भी जाएगा ना। इसी प्रकार जब हम यहाँ पे एक तिलक लगाते हैं, हमारा एक सबकॉन्शियस अवेयरनेस वहाँ जाता है। तो हम दोनों इस प्रकार ध्यान करें। तो एक बच्चे को जब आपने तिलक लगाया, योग तब से शुरू हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है आपने, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी एक मैग्नेटिज्म होगा। शरीर में हमारे नर्व्स में क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रिक करंट है। तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट जाता है, इसके अराउंड एक ऑरा क्रिएट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वाइब या फिर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंसान का एक होता है जिसको हम व्याना प्राणा बोलते हैं। पंच प्राण में ये पांचवा प्राण है। प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब वेद भी नहीं लिखे हुए थे, तब अगर एक सील आप प्रोटो शिवा का देखेंगे, वो एक आसन में बैठे हैं, उस समय से योग है। तो उन्होंने समझ लिया था कि जैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट बाहर किया जाता है, एक योगी एक्सपेरिमेंट इस शरीर में करता है। नवरात्रि में उपवास, माता प्रसन्न होंगी। कौन है माता, क्यों प्रसन्न होंगी? लॉजिकल बात करो, क्यों मारूं मैं भाई? अगर मैं बताऊं आपको कि उस समय हमारा कॉस्मिक एनर्जी चेंज होता है, एक अपसर्ज ऑफ एनर्जी हमारे कॉस्मोस में हो रहा है। उस समय 4 बार होता है, जो 4 पॉइंट्स है ना हमारे रेवोल्यूशन जो होता है, जो एक्लिप्टिक प्लेन बोलते हैं, हाँ, उसमें 4 पॉइंट्स है, 4 नवरात्रियां होती है, 2 गुप्त। तो उसमें क्या होता है, एक्सिस चेंज होता है। विंटर सोल्स्टिस से समर में आता है, समर से विंटर। तो उस समय एक अपसर्ज ऑफ एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी होती है। और अपने आप को शरीर में डाइजेशन को हल्का रखें, तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी फिर हायर चक्रास की तरफ जाती है। शिव बाबा खुश हो जाएंगे अगर आपने श्रावण में उपवास किया था। क्या लॉजिक है इसका? श्रावण में क्या होता है, नेचर की बात करता हूँ, प्रकृति तो ईश्वर है, तो बादल रहते हैं आसमान में, तो सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, कम आती है। तो सूर्य की किरणों से हमारा मणिपुर चक्र डायरेक्टली लिंक्ड होता है। वो जो एनर्जी है वो एक्टिवेट नहीं होगा जब तक सूर्य तेज नहीं होगा। ये वीक होगा, आपका डाइजेशन का एनर्जी भी वीक हो जाएगा। इसका मतलब आपके जो एसिड्स और एंजाइम्स है कम रिलीज होगा, एनर्जीज अपने आप प्रॉपरली काम करेंगी, आपका कॉन्शियसनेस अपने आप ग्रो करेगा। इनडायरेक्टली प्योर कॉन्शियसनेस इज शिव, अपने आप शिव तत्व आप में जागृत हो जाएगा। आजकल के साइंटिस्ट पेपर निकाल देते हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ो। उस समय के योगी जो थे ना, वो साइंटिस्ट थे, वो समाज को एक दिशा देने के लिए रिसर्च करते थे। अब मैं इतने सारे लोगों को तो ये मेटा समाज समझा नहीं सकता। उनको चक्र भी समझाओ, उनको मणिपुर चक्र भी समझाओ, उनको ये भी समझाओ। सीधी बात, शिव जी खुश हो जाएंगे, उपवास करो। स्वागत है एक बार फिर से आपका वार्तालाप स्टूडियोज पर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना करियर एक साइड में रख के, अपना निजी भविष्य एक साइड में करके, केवल भारत की संस्कृति, भारत की जो धरोहर है, योग शिक्षा और एस्ट्रोलॉजी, उस पर वो रिसर्च भी कर रहे हैं और विदेशों में क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो स्वागत करिए सिद्धार्थ बनर्जी जी का, योगी जी का। सिद्धार्थ जी प्रणाम जी, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपके पास आके और यह पॉडकास्ट करते हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, आप आए, अपने समय निकाला और आप शिमला से सीधे आ रहे हैं हमारे पास। बहुत बड़ी हमारे लिए बात है, क्योंकि इतना व्यस्त जीवन में समय निकालकर समाज के लिए कुछ देने की इच्छा सब में नहीं होती, तो इसके लिए आपका आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगी जी, मेरा आपसे प्रथम जो एक सवाल रहेगा वो यह है कि इतनी फास्ट आज की लाइफ हो गई है, हर आदमी को मॉडर्न बनना है, और आपने उस मॉडर्नाइजेशन को एक साइड कर एक भारतीय जो जीवन यापन है, जो वैज्ञानिक तौर पर है, जैसा कि आपके जो वीडियोस हैं मैं आप देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, तो एक जीवन का जो जीने का तरीका है उसको आप कितने सरल शब्दों में बताते हैं। कैसे आकर्षित हुआ आप इस ओर? आकर्षित होने का कोई विशेष कारण नहीं था, क्योंकि मैं भी दिल्ली में पला बड़ा हूँ, साउथ दिल्ली में, और बहुत फास्ट लाइफ से मैं भी रूबरू हूँ, वाकिफ़ हूँ। पर ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आता है ना कि जब आपको कुछ परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होता है आपके लाइफ में शांति के लिए। मुझे ये दिख गया था कि 20-22 साल की उम्र में कि जिस तरह से मैं जा रहा हूँ जीवन में, परमानेंट शांति नहीं मिलने वाली। हाँ। है ना, फास्ट लाइफ करेंगे। आज जैसे मैं IAFS का प्रिपरेशन कर रहा था, प्रिपरेशन करते वक्त स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम के समय होता है। फिर मैं एक IAFS प्रोफेशनल से मिला, मुझे अभी भी याद है, वो दिन देहरादून के FRI के कैंटीन में था, मैं बैठा हुआ था, वो आके अपना सर खुजाने लगा। प्रोफेशनल, हम तो उनको देखते थे, क्या हुआ भैया? बोलते यार बड़ा स्ट्रेस है। मैंने कहा अरे आपको नौकरी मिल गई, सब कुछ हो गया, तो फिर भी स्ट्रेस है? बोलते हाँ यार, ये स्ट्रेस मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो वह समय एक बहुत एक ट्रिगर था मेरे लिए कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये सही होगा कि नहीं। कल को मैं ऑफिसर भी बन गया, मेरे नौकरी भी लग जाएगी, पर मेरे को शांति मिलेगा कि नहीं। तो उस समय एक जिज्ञासा हुई कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, जानना चाहिए कि बाहरी जीवन तो
संपन्न हो जाए, पर आंतरिक रूप से इसको कैसे मैं स्टेबल कर सकूं। तो उस समय जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में था, तो यह चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक फैक्टर रहा कि मैं ऐसा कुछ करूं जिसमें मुझे इंटरनल पीस भी मिल सके। बिल्कुल। तो तब जाके मैंने योग को एक्सप्लोर किया। और हम साइंस के बैकग्राउंड के, हम विश्वास नहीं करते किसी चीज़ पे। अगर साइंटिफिकली लॉजिकल लगे तो ही मानेंगे। हाँ। तो गुरु कृपा से ऐसे ही गुरु मिले जिन्होंने साइंटिफिकली समझाया, मतलब एकदम इन डेप्थ साइंटिफिकली, कि ये योग होता क्या है। और बाकी उसी चीज़ को हम आगे ले गए और गहरे और घनिष्ठ रूप से हम रिसर्च कर रहे हैं योग, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी में, और अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं बहुत आनंद से। बिल्कुल। ये तो आपने बताया कि आपने अपने अंतर मन की जो आवाज़ थी वो सुनी जी। और उसकी ओर आप आकर्षित हो गए जी। स्वाभाविक रूप से। जी। पर इस मूवमेंट में, मतलब इस चेंज, एक मोड़ है ये, हाँ बहुत बड़ा बदलाव आपने अपने जीवन में कर लिया, जी। पर समाज का और आपके परिवार का दबाव तो रहा होगा कि भैया इतनी सी उम्र में क्या कर रहे हो ये। हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, वरना हम घर छोड़ के भाग जाते ये तो निश्चित है, क्योंकि वो जो जिज्ञासा थी बहुत बहुत तीव्र थी। हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस को एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि हमको अगर ईश्वर या गुरु चाहिए तो कितना इंटेंसिटी होना चाहिए हमारे प्रार्थना की या चाहत की। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि ये जो वस्त्र पहने हुए हैं, इसमें आग लगा दें। जिस छटपटाहट से तुम का वस्त्र को हटाओगे अपने शरीर से, उस छटपटाहट से जिस दिन ईश्वर को पुकारोगे या गुरु को पुकारोगे, तब जाके ईश्वर आएंगे। तो कह सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि वो छटपटाहट कुछ उसी प्रकार की थी कि एक गुरु हमारे जीवन में आए, उन्होंने मार्गदर्शन किया। समाज में पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव रहे हैं, उन्होंने, वो भी एक प्रकार के योगी ही हैं। अब योगी का मतलब ये नहीं कि ऐसे वस्त्र धारण कर लिया, बड़े बाल, वो एक इमेज है हम सन्यासियों का रखते हैं। पर योगी एक साधारण मनुष्य भी हो सकता है जिसने समझा है जीवन को कि कितना विशाल है, हम कितने तुच्छ हैं। तो मेरे पेरेंट्स, जो मेरे माता पिता हैं, उनमें वो भाव है कि वो समझ सके, और उन्होंने मुझे अलाउ किया। दूसरी बात हुई समाज की, जिससे मैं ज़रा सा, क्या बोलते हैं, मैं एक रेबल विद अ कॉज हूँ। मुझे लगता है कि शिक्षा प्रणाली में काश ये पहले मिल जाया होता, स्कूल टाइम से। काश मुझे स्कूल में ये जो अब जाके भूले भटके मेरे हाथों आए और इतना आनंद और इतना प्रसन्नता मुझे दिया, काश ही मेरे स्कूल में, या काश मुझे पहले हमारे समाज में मिल जाता। तो उसी प्रचेष्टा से अब लगता है कि ठीक है, मुझे मिला नहीं मिला, तुक्के से मिला, इत्तेफाक से मिला, बट हम जो अभी कर रहे हैं उसमें अगर क्या पता यंग लोगों को और मोटिवेशन मिल जाए पहले ही, तो जीवन संवर जाए, सीधी बात। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि शिक्षा में अगर इसका भाग्य होता तो बिल्कुल। हमारे जैसे, आप जैसे आपने बताया कि आपके जैसे प्रसन्नता और भी जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में होती। तो आप कितने समय से योगा कर रहे हैं, और एक आप जैसे आप बता पाए कि भाई जीवन में जो जिसको पता नहीं कि योग क्या है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए क्यों उपयोगी है योग? देखिए, हमने योग को ना बहुत वेस्टर्नाइज तरीके से देखा है। जब भी हम योग बोलते हैं, हमें लगता है कि एक मैट होगा, वहाँ पे एक आसन करेंगे, वो योगासन होता है। हाँ। बचपन में जब हम छोटे थे एकदम, मेरे दादाजी मुझको बोलते थे, ये लो पानी का बाल्टी लाओ और संध्या काल में इन सारे पौधों में पानी दो। क्या वो योग नहीं है? वो भी योग है। मेरी परनानी जब मटर छीलती थी, छीलने के बाद वो मटर डस्टबिन में नहीं फेंकती थी, वो रखती थी कि शाम को एक गाय आएगा, उस गाय को हम रोटी के साथ वो मटर के छिलके देंगे। क्या वो योग नहीं है? वो भी योग है। हमें हमारी जो भारतीय पद्धतियाँ हैं, भारतीय हमारा जो सभ्यता है, द वे ऑफ लिविंग जो है, वो योगिक है। ये अपने तिलक लगाए, हमने लगाई, योग नहीं है क्या? ये बिल्कुल योग है, ये साइंटिफिकली काम कर रहा है। हम जब यहाँ एक तिलक लगाते हैं, हमारा एक पाइनियल ग्लैंड होता है, उसमें एक हल्का सा एक अवेयरनेस, जैसे अगर मैंने यहाँ पे टच करके रखा तो एक पार्ट ऑफ द अवेयरनेस वहाँ पे भी जाएगा ना। इसी प्रकार जब हम यहाँ पे एक तिलक लगाते हैं, हमारा एक सबकॉन्शियस अवेयरनेस वहाँ जाता है। तो हम दोनों इस प्रकार ध्यान करें। तो एक बच्चे को जब ने तिलक लगाया, योग तब से शुरू हो गया। ओके। अब क्या होता है इस जीवन में, कुछ हमको बाहरी रूप से करके उसको, इस एवोल्यूशन को फास्ट करना है। एवोल्यूशन तो हो रहा है, हम सबका एवोल्यूशन हो रहा है। इस एवोल्यूशन को फास्ट करने के लिए हम कुछ शारीरिक और मानसिक रूप में करते हैं, उसको हम हठ योग का नाम देते हैं। मेरे साथ ये जब 12 साल पहले हुआ, अगेन इत्तेफाक से हुआ, जब हम हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं। हिंदू कॉलेज में पंडित बिरजू महाराज जी का एक इवेंट हुआ। तो उस समय जो एंकर थे ना, तो बड़े
उनका मतलब मैंने क्रिटिसाइज किया अपने कॉलेज वालों को कि कैसे से एंकर रखा है आपने, पुष्प गुच्छी बोलते हो, पुष्प स्तबत बोलना चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे मतलब हम खुद बंगाली हैं पर हिंदी में एक है हमारा, बिकॉज हमारी माता जी प्रयागराज से हैं। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे भाषा बोलते हो, अच्छा तुम्हारा कॉलेज है तुम करो। मैं कहा चलो ठीक है हम करते हैं एंकरिंग। तो स्पीक मैके एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बहुत बड़ा काम कर रही है स्पीक मैके, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ जी। तो इस संस्कृति को स्कूल पे गांव में ले जाते हैं। तो हमारे कॉलेज में आए थे महाराज जी, हमने इतने पास से देखा कथक, और उसके बाद एक इंट्रोडक्शन किया गया था कि कथक आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, यह नाट्य शास्त्र है, इसमें नाद योग है, बहुत कुछ और एस्पेक्ट होता है। तो तब जब मैं 3rd ईयर में था अपने हिंदू कॉलेज के, मुझे लगा कि यार मुझे जानना चाहिए ये क्या होता है। फिर IIT मद्रास गए, वहाँ पे हमने स्पीक मैके कन्वेंशन देखा, सुबह 4:30 बजे उठ के हठ योग किया, सब कुछ किया, पूरे इवेंट्स को देखे, कथकली देखा, अलग अलग डांस फॉर्म्स, अलग अलग क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स देखा, और एक अंदर से एक मोटिवेशन आई। और जिनके जो फाउंडर थे डॉक्टर किरण सेठ, पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ, अभी भी याद है, हम चेन्नई से वापस आ रहे थे, उनके पास आके बैठ गया, मैंने कहा ये क्या है, मुझे ज़रा समझाइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो विद्या होती है ना, 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी ज्ञान और एक आंतरिक, जिसको हम शास्त्रों में हमारे स्पिरिचुअल उसमें पराविद्या और अपराविद्या बोलते हैं। एक विद्या होगी एक्सटर्नल, जो हम बाहर से गेन करते, पढ़ के, लिख के, सुन के, वीडियो देख के, रील देख के, पॉडकास्ट देख के। एक विद्या होती है जो आंतरिक रूप से आती है, जिसको हमारे शिक्षा प्रणाली में हम टच ही नहीं करते, या तो सिस्टमैटिकली इसको ब्रेक डाउन किया गया है ताकि आप ओबीडियंट बन जाए पर इंटेलिजेंट नहीं बने, ताकि आपको राज कर सकूं, है ना। आप ओबीडियंट बन गए ना, बाहर का ज्ञान पकड़ लिया आपने। तो ये बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि बोल क्या रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे आप सिखाएंगे, बोलते चलो आ जाओ। तब हम उनके पास रहे, वो लखनऊ रोड में रहते हैं, नॉर्थ कैंपस के पास। बहुत कड़ी साधना थी, 3:30 बजे उठा के 4 बजे हम नादियोग करना शुरू करते थे, सा इस प्रकार, फिर 3-4 घंटे हठयोग। तो एक कुछ हफ्ता तक हमने किया, फिर मुझे लगा कि यार इसको ज़रा सा और अच्छे से किया जाए। तो एज अ तुक्का मैंने कहा चलो, हमारा शिमला में इतना सुंदर घर है, बड़ा प्यारा सा, कोई जाता भी नहीं, हम तो बस एज अ समर में जब जाते हैं मस्ती करने, अब इसको जाके ज़रा पकड़ते हैं इस चीज़ को। इसी समय बहुत सारे, देखिए जब आप हल्की सी इच्छा रखते हैं ना, ऐसा लगता है कि सारा जो 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 ब्रह्मांड है आपको वो एनर्जी में अलाइन होने लगता है। उसी समय जीवन में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने हमें इंस्पायर किया, परमहंस योगानंद जी जो क्रिया योग के हैं, फिर रमन महर्षि, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, इनके बहुत सारे चीज़ें आने लगी, मतलब एक एक इंटरेस्ट बनने लगा। तो हम उनकी कुछ किताबें ली इधर उधर से, जो छोटी छोटी पतली पतली किताबें, मैं कहा ज़्यादा नहीं पढ़ना भैया, शास्त्र वास्त्र इतना समझ में नहीं आता, छोटी छोटी किताबें लेके चले गए शिमला। और मैंने कहा चलो बाद में मास्टर्स करेंगे, पहले इसको समझे ज़रा से क्या बोल रहे हैं पराविद्या पराविद्या। और इस योग को हमने अपनाया, सुबह गायत्री मंत्र करना शुरू किया, मंत्र पढ़ना, मुद्राएं, हठ योग, क्लासिकल म्यूजिक सुनना शुरू किया, और इन योगियों को पढ़ना शुरू किया। करते करते जीवन में ऐसा एक चेंज आया, झट से नहीं आया, जैसे एक फूलझड़ी बहुत झट से फट के एकदम खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये धूप जैसा होता है, धीरे 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 होता है, पर सस्टेन्ड इफेक्ट रहता है इसका। सो जैसे हमारे किरण सर ही एग्जांपल देते हैं, ये जो ज्ञान है ना, ये छटाक से नहीं होता, एकदम धीरे धीरे होता है। और ऐसा भी नहीं हुआ कि भैया मैंने योग किया और एनलाइटनमेंट, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जीवन और बर्बाद हो गया। हमने योग वगैरह किया, अब हम प्रिपेयर्ड थे, तो हमारे जो पुराने खराब कर्म थे वो और सामने आ गए कि चलो अब तो ये प्रिपेयर्ड है, इसलिए ऐसा होता है। जो योग वगैरह करते हैं ना, साधना में जाते हैं, उनके साथ और बुरा होता है, क्योंकि हमारा जो बैकलॉग होता है ना पुराने खराब कर्मों का, वो आगे आ जाता है कि भैया पहले इसको भस्म कर दो अपने ज्ञान से। फिर हमने मास्टर्स किया देहरादून में, FRI में, वहाँ तो देखा कि हम तो अंग्रेजी बनने को रेडी हैं बस, जो लिख के गए अंग्रेज कि जंगल को क्रॉप बोलो, जंगल पहले बोलते हैं, देखिए आडंबर, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, आई माइट बी साउंडिंग वेरी रूड, आई एम सॉरी, हम शिक्षा प्रणाली के काफ़ी अगेंस्ट बात करते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन है। इधर हम पढ़ रहे इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, और यहाँ पे पढ़ रहे एग्रोफॉरेस्ट्री, इट्स अ फॉरेस्ट क्रॉप। तुम एक फॉरेस्ट को अगर क्रॉप ही बोल दिया तो उसमें काटना ही है, तो तुम क्या बात कर रहे हो कंजर्वेशन की? तो ये दोगलापन क्यों? अंग्रेजों ने ऐसे ही हमको सिखा के गए, हम अभी भी सीख रहे हैं। तो ऐसे तो मैं IFS नहीं बन सकता। हमारे आरण्य के, हमें आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि मैं प्रकृति हूँ, प्रकृति नहीं तो मैं नहीं, बाकी भूल जाओ। ये है आयुर्वेद, प्रकृति। और हम बोलते हैं नेचर अलग, मैं अलग, नेचर अलग, वो क्रॉप है मेरे। तो ये सेल्फिश अप्रोच मुझे दिखा और जम ही नहीं रहा था। और 1 साल में एकदम, मतलब वो सिचुएशन भी ऐसा था एजुकेशन सिस्टम का, मैंने कहा क्या पढ़ रहे हैं, तो मैंने छोड़ो इसको। और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, छोड़ छाड़ के उस छोटे से इंटेंसिटी, जो बीज
योग का अंदर आया था उसको और इंटेंसली जिसको बोलते हैं, तो उस समय फिर काफ़ी यात्रा वगैरह करके फिर ज़रा समझ आया कि अच्छा ऐसा होता है। बिल्कुल, आपने तो इतनी यंग एज में ये जान लिया कि भी मेरे लिए क्या सही होगा और नेचर क्या है, मुझे उसकी क्या आवश्यकता है, योग क्या है, योग लाइफ स्टाइल। आपने बताया कि योगाभ्यास तो वो तो एक एडिशनल है, कुछ टाइम के लिए कैटलिस्ट है। हाँ और योग पूरा 24 आवर जो हमें करना है जीवन में, वो योग है। बिल्कुल। तो अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली हमें दी, मतलब मुझे तो ये समझ में आया कि वही मुख्य कारण था कि हमारा जो ये पतन हुआ। बिल्कुल। साथ ही हमारी एक मेंटेलिटी भी वहां से उत्पन्न हुई हाँ कि जो विदेशों से आ रहे हैं हाँ। वो प्रमाणित है, ठीक 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 ठीक। और आपने इसको उल्टा कर दिया। बिल्कुल आज विदेशी आपसे सीख रहे हैं। बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप देखिए, उनको क्या सिखाते हैं? इसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। साइंस विल एक्सेप्ट एनीथिंग दैट इज प्रूवन टू देम एक्सपेरिमेंटली। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं और रिजल्ट निकालूं लेबोरेटरी में तो प्रमाणित है, ठीक है। आध्यात्म में ऐसा नहीं है। आध्यात्म में यू विल ओनली गेट टू बिलीव इट व्हेन इट इज एक्सपीरियंशियली। उसके लिए आउटर एक्सपेरिमेंट नहीं होता, इनर एक्सपेरिमेंट होना पड़ता है अपने आप पर। अंदर का। अब मेरे अंदर शरीर में अगर डोपामिन रिलीज हुआ, एक हार्मोन है डोपामिन, मैंने प्राणायाम से निकाल लिया, हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन, अब मैं हैप्पी हूं। मैं कैसे किसी और को प्रूव कर सकता हूं कि मेरे बॉडी में है? अभी चक्रों का जैसे हम ज्ञान बोलते हैं, चक्र है नहीं है विवाद, मैंने अनुभव किया है, अनाहत को खुलते हुए मैंने अनुभव किया है। ये एक्सपीरियंशियल होता है। तो साइंस एक्सपेरिमेंटल है, उन्होंने डोमिनेट कर दिया कि चलो जो हम साइंस में बोलेंगे तभी मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने इसको एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिकली प्रूफ किया है। जो योगी बैठ के जिसने अनंत की प्राप्ति की, अंदर से उसका फूट फूट के अनंत निकल रहा है, उसको आप क्या बोल पाएंगे? वो तो एक्सपीरियंशियल है ना, बिल्कुल है अनुभव ना, है। और अनुभव ही ज्ञान है। स्वामी जी ने कहा है, विवेकानंद जी ने, अनुभव ही ज्ञान है। तो हमारा पूरा जो प्रणाली है ज्ञान का, वो अनुभव पे बेस्ड है। बिल्कुल योगी जी, आपने बताया कि भाई ये तो लाइफस्टाइल है और अनुभव करके ही आप जान अनुभव, पाएंगे। यस। तो अभी हो क्या रहा है कि जैसे कि अब योग पूरा प्रसिद्ध हो गया है, हाँ। उसमें आप मोदी जी का क्रेडिट दो या बिल्कुल, रामदेव जी का दो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हो गया है ये, पहले नहीं था। कोई अगर हम 10 साल पहले देखें तो ऐसा नहीं था। अब विदेशियों से भी, वो भी यहाँ पर आकर, ऋषिकेश में मैंने देखा है बहुत विदेशी आते हैं बहुत आते हैं, और खूब वहाँ पर सीखते हैं वो। ठीक। अब मेरा क्वेरी ये है कि एज अ एक आम आदमी के कारण, मतलब मैं ऑनलाइन देखकर योग सीखूं या पर्टिकुलरली किसी को गुरु मानकर सीखूं? क्योंकि ऐसा हो रहा है, मैंने देख लिया, रील में देख लिया, हाँ। ऐसा करो, फिर दूसरी रील में देख लिया, उसका कॉन्ट्राडिक्ट है। तो ये बड़ी भ्रांति आजकल चल रही है, इसके बारे में आप बताएंगे कि भाई? देखिए, आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए। ऑफलाइन तो डेफिनेटली इफेक्ट बेटर होता है कि साथ में गुरु के साथ प्रॉपर साधना तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकती। इंस्पायर हो सकते हैं, जैसे मैं भी ऑनलाइन जब कराता हूँ, मैं इंस्पायर करता हूँ। मैं नहीं बोलता मैं गुरु बन के बैठा हूँ, मैं नहीं करता ये। 2-3 चीज़ें से बताऊंगा। जब हम एक तंत्र की साधना में जब जा रहे हैं, अभी भी उसके आसपास घूम रहा हूँ मैं, इतना मेरे में वो नहीं है कि मैं जाऊँ अभी। तो मेरी गुरु माँ टनकपुर में, उन्होंने कहा कि मेरे पास आके बैठ। 1 हफ्ता उन्होंने बस बैठाया मुझे अपने पास। मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है, ना कुछ बोल रहे हो, ना कुछ ज्ञान दे रहे हो, मेरे को बिठा कर रखा है। बोलते तुम मेरे वाइब्रेशंस में ना, तुम्हारा मैग्नेटिज्म चेंज हो रहा है। अच्छा, ये तंत्र है, ये सानिध्य, गुरु सानिध्य का इफेक्ट होता है। उनके स्पिरिचुअल ऑरा में आप प्रेजेंस में चेंज हो जाओगे। ये एक हायर साइन। उनको देखकर वो क्या कर रहे हैं? देखकर भी नहीं, अब उनके साइड में बैठकर। हाँ। हमारे शरीर में देखिए, आपको जरा साइंस समझाते हैं, फिर हम आते हैं इस वाले प्रश्न में। जरा फैला सा होगा टॉपिक, ये कोई ऐसा सीधा नहीं जाएंगे, ऐसा फैलेगा। योग ऐसा ही है, डिफ्यूज हो जाता है, वाइड है। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है आपने, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी एक मैग्नेटिज्म होगा। यस और नो? यस आई एम अ साइंटिफिक योगी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। यस। शरीर में हमारे नर्व्स में क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रिक करंट है। हाँ। है ना? तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट जाता है, इसके अराउंड एक ऑरा क्रिएट होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वाइब या फिर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंसान का एक होता है, जिसको हम व्याना प्राणा बोलते हैं। पंच प्राण में ये 5वां प्राण है। अगर आपका सर्कुलेशन अच्छा हो, आपका व्याना प्राण अच्छा रहेगा। तो जो योगिक साधक होते हैं, उनका बहुत बड़ा ऑरा होता है, इसको ऑरा भी बोलते हैं। उस ऑरा में अगर आप बैठेंगे, अब जैसे एक मैग्नेट को मैग्नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ता है, ठोकना पड़ता है। हाँ। वही तपस्या है। हाँ। क्या पहले उस फील्ड में बैठिए, एक सन्यासी, एक साधु, एक संत के, और उस फील्ड में बैठेंगे, फिर आप अपना जब ट्यूनिंग करेंगे, आप वो रंग में रंग जाएंगे। एक संत को टेस्ट करने का सबसे इंटरेस्टिंग तरीका मेरी गुरु माँ ने बोला है, बताऊँ आपको मैं? बताइए। उन्होंने कहा कि अगर सही में अगर संत हो, योगा टीचर नहीं, हम तो भाई छोटे मोटे योगा टीचर हैं, अगर संत के आप सानिध्य में बैठेंगे, आप चाहकर भी नेगेटिव थॉट्स नहीं ला सकते। कैसे?
आप ये उनका ऑरा ही ऐसा होता है, उनका ऑरा ऐसा होता है कि मैंने ट्राई किया, मैंने कहा गुरु माँ आप भी ट्राई करता हूँ मैं। तो मैं गुरु माँ के पास बैठा और मन आंखें बंद किया, मैं सारे जो गंदे गंदे थॉट्स ला रहा था आ नहीं रहे थे। मैं कहा गुरु माँ है, तंत्र की गुरु माँ है, क्योंकि ऑरा ही इतना पॉजिटिव होता है कि उसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, है ना। तो ये एक चीज़ हो गया ऑफलाइन कि हायर साधना। अब ऑनलाइन घर बैठे हैं एकदम अटके हुए हैं अपने जीवन उसमें, अब कहीं जा भी नहीं सकते ऋषिकेश, इसका मतलब योगा छोड़ दे, नहीं। इसमें आपको इंस्पायर होके कुछ एक कंसिस्टेंटली करने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। बट प्रॉपर सोर्स हो, प्रॉपर टीचर हो, आप रेजोनेट कर सके उस टीचर से, तब करना। और एक दो रील लेके योगा प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि ये कोई तुक्काबाजी नहीं है, इसको आपको समझ के करना जरूरी है। तो ऑनलाइन मैं कभी खराब नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहली बात मैं खुद कराता हूँ। नहीं, ऑनलाइन से मेरा बात था ये कि है, हाँ, देख मतलब जो प्रूव्ड चीज नहीं है, या किसी की भी रील देख ली, ये रील बोल। अब देखिए ये है राहु, ये करंट समय में अभी टेक्नोलॉजी है, ये खराब है बुरा है ऐसा नहीं है, अगर है उसका अच्छा यूज करो आप। हम ये तो नहीं बोल सकते इलेक्ट्रिसिटी खराब है इसने मेरे घर वालों को करंट मार दिया। अब आपके ऊपर है ना, आप कैसे अग्नि को या इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। अग्नि खराब है नहीं, अग्नि में तो हवन होता है, पर अग्नि में घर जल जाए तो अग्नि खराब है। तो ये खराब अच्छे से परे, अगर इंटरनेट इज देयर, टेक्नोलॉजी इज देयर, आजकल ये हो रहा है, इसको हम यूज कर सकते हैं कि भैया मैं बहुत टाइड अप हूँ, मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, मैंने खुद ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा है, और सीखा है, अप्लाई किया है, बेनिफिट्स मिले हैं। बट ये 2 रील में ये लौंग जला लो, हींग तड़का लगा दो, ये सब मैं नहीं मानता। मैं खुद भी बहुत साइंटिफिक इंसान हूँ। मैं इसका मतलब ये नहीं कि एकदम योग पे चले गए, एकदम भूल गए, ऐसा नहीं है। इसमें मध्यम मार्ग की बात आती है कि आप करें तो ठीक से करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, रील लेके इंस्पायर हो। अगर आपको लगे कि वो इंसान जेन्युइन है और वो अच्छा टीचर है, उसके कंटेंट में देखना है कंटेंट देखिए, बात करना है बात करिए, और अगर लगे कि आपको वो सच में इंस्पायर कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी डन। बट रील देख के करना इज समथिंग आई वुड नॉट। बिल्कुल, मतलब कॉपी ना करें, पहले जाने सीखे समझे। हाँ, जरा गहराई से, ये फास्ट नहीं है, 2 मिनट मैगी नूडल नहीं है कि फटाक से गर्म पानी डाला और हो गया। योग में जरा सा आपको गहराई से जानना जरूरी होता है, तब जाके वो इफेक्ट। बिल्कुल। तो योगी जी, आप योग कराते हैं, हाँ, एस्ट्रोलॉजी, हाँ, ये कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार सुना है। ये हमने भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, आपको इसमें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको। हमारे वेबिनार में भी ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग सा हुआ था। क्या हुआ था कि हमारे एक स्टूडेंट थी, एना नाम की, वो बार्सिलोना से थी, स्पेन में जी। तो आई गोवा योगा करने। इस समय ना सर्दियों में सब गोवा वगैरह आते हैं, हमको भी गोवा बुलाते हैं, गोवा सुबह से क्लासेस शुरू, एकदम ठक ठक ठक, मल्टी स्टाइल, ये स्टाइल वो स्टाइल। तो है ना, बोलती है देखो यहाँ तो योगा कर लिया, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ, अभी पान भी खिलाया था उनको मैंने, अच्छा, है ना, वहाँ गोवा में बड़ा मज़े किए। बोलते अब मैं वापस जाऊँगी, मेरा एक पति है, सारा टाइम झगड़ता रहता है और मैं भी झगड़ती रहती हूँ, मेरा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अपने सोल्यूशन जो दिया इंटरनल दिया कि मैं शांत हो जाऊँ, पर मेरा सिचुएशन तो बिगड़ा हुआ है ना, मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि यार इसके लिए तो हमें एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाना चाहिए। चलो फिर हमने, हमारे एस्ट्रोलॉजर है, उनको मैंने बात करा, उन्होंने कहा यार ये मांगलिक है, इनको बोलो हनुमान जी के मंदिर में जाके ये करें। मैंने कहा है ना, आपको बार्सिलोना में हनुमान जी का मंदिर ढूंढना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है और आपको नारियल, मुझे आपका दिमाग खराब है, मैं बार्सिलोना में मुझको क्या हनुमान मंदिर मिलेंगे। मैं फिर लगा कि यार इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी के जो रेमेडीज़ हैं ये तो फिर सिर्फ हमारे भारतीयों के लिए है। जो क्रिश्चियन हुआ उसके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं काम करेगा। अब न्यूयॉर्क में बोलो शनि मंदिर ढूंढो, कहाँ ढूंढेंगे, अब इनका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो अगेन मेरा साइंटिफिक दिमाग तब ट्रिगर हुआ, मैंने कहा ऐसा कुछ तो, हमारे ऋषि मुनि इतने तो वो नहीं थे कि बस ऐसे मंदिर करो, ऐसा कुछ तो लॉजिक होगा। तब मेरे एक जिज्ञासा जागी, जो जागना बहुत ज़रूरी है, जो योग से जागता है, कि जानू तो भाई क्या है शनि मंदिर में, जानू तो पवन पुत्र हनुमान है कौन, है ना। तो उस समय हमने फिर ज़रा किताबें उठाई, अष्टांग हृदयम, देन हमारे पराशर जी के जो एस्ट्रोलॉजी की किताबें, आयुर्वेद के जो चरक संहिता, हठयोग प्रतापिका, सब पढ़े, एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक मिला, जो ये था कि ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ये एक वाइब्रेशन है, कॉस्मिक वाइब्रेशन, और ये हमारे शरीर में हमारे चक्रों के थ्रू हमारे लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे आयुर्वेदिक दोष होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रकृति, एलिमेंट्स का जो कॉम्पोजिशन होता है, इस एलिमेंट के कॉम्पोजिशन के थ्रू लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कट 1। दूसरा कट, योग से और आयुर्वेद से आप ये चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं और इस एलिमेंट को ठीक कर सकते हैं। बिंगो, आप
अपने ग्रह नक्षत्र के एनर्जीज को योग से, मुद्रा से, आयुर्वेद से, केमिस्ट्री, फिजिक्स से बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि देखो है ना, आप तो मांगलिक हो, आपको क्या है ना कि मंगल का इफेक्ट ज़्यादा है। वो तो मुझे तुम साइंटिफिकली समझा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल समझा सकते हैं, हमने रिसर्च किया है, हमने एनाटॉमी पढ़ा है, मुझे समझाओ। मैंने कहा देखो, मंगल जो प्लैनेट है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से ऐसे पोजीशन में है कि आपके शरीर में मंगल का जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। आपके शरीर में जो मणिपुर चक्र होता है, जो नाभि के चक्र होता है, वो ओवर एक्टिव है। आपका शरीर में पित्त दोष है। इससे क्या होता है, आपका मणिपुर चक्र ओवर एक्टिव है तो आपके जो ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे गॉबलेट सेल्स हैं, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, डिओडिनम में, साइंस में आ गया सीधा, है ना। ये जो है इसका जो एंजाइम रिलीज है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो एनर्जी पीछे से ज़्यादा पुश कर रहा है। सो आपके शरीर में रक्त में एसिडिक कंपोनेंट ज़्यादा है। सो जब आपके रक्त में एसिडिक कंपोनेंट ज़्यादा होगा, आपका शरीर अग्रेसिव होगा, ब्रेन में भी वो जाएगा, आपको एग्रेशन होगा, आपको तर्क करने का, आर्ग्यू करने का, ईगो, जल्दी गाड़ी चलाओ, ठुकने बजने का, जो बोलते हैं ना मंगल एक्सीडेंट्स करवाता है, इसलिए आपको शरीर में वो एग्रेशन है। तो आपको उस रक्त के जो पित्त को, जो आपका जो बॉडीली एसिड है, उसको कम करना है। तो जब आप ये कर पाएंगे, अपने आप आपका मन भी शांत हो जाएगा, आपके वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाएंगी और आपके लाइफ में ठीक होगा। बिल्कुल, ये तो हमने भी साइंस में पढ़ा था कि भाई खाना पचने के लिए एसिड चाहिए। एसिड चाहिए, वो कम होगा तो भी खाना नहीं पचेगा, नहीं पचेगा, ज्यादा होगा तो एसिडिटी होगी। एसिडिटी हो जाएगी। कौन करता है वो? सूर्य, मंगल। अगर ये हमारे ग्रहों में ऐसे उनके वजह से होता है। कुछ लोगों के शरीर में, जैसे अगर हम दोनों भी बैठ के यहाँ पे बहुत गोलगप्पे खाएं, एक को एसिडिटी हो जाएगी, एक को नहीं होगी। होता है कि नहीं? कुछ लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है। ये सारे आयुर्वेदिक वो क्या बोलते, कफवात पित्त का हमारा प्रकृति होता है। तो आपका प्रकृति ग्रहों से गवर्न होता है। तो अब मैंने कहा तुम छाछ पियो, एलोवेरा लो, नारियल पानी लो, शीतली प्राणायाम करो, चंद्रभेद प्राणायाम करो, मंगल बैलेंस हो जाएगा। फिर जाओ हनुमान जी के पास, किसने मना किया है? विश्वास है तो जाओ। तो उसने कहा हाँ यार ये तो काम करने लगा, मैं तो बहुत काम फील कर रही हूँ। तब ये चीज़ मेरे दिमाग में आया और तब से हम इसी रिसर्च में हैं कि किस प्रकार इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्रोफाउंड, जिसको बोलते हैं एकदम, मतलब क्या बताऊं, इतना इंटरेस्टिंग साइंस जो है हमारे, इनको कैसे उनको समझाया जाए। बिल्कुल, तो उसी प्रचेष्टा में हम लगे हुए हैं। बहुत अच्छा। तो अब है ना कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मस्त है। अब कल हम वेबिनार करते खुशी खुशी आती है। अब तो मुझे शनि भी बैलेंस करना है। मैंने कहा शनि के लिए और भी उपाय है, ये हो सकता है। अच्छी बात है। तो मतलब अगर हमें वो हुआ क्या भाई, हमारी संस्कृति चलती आ रही है, अब ये तो करोड़ों वर्षों से या लाखों वर्षों चलती आ रही है। अब हर आदमी को तभी समझाया जा सकता है जब वो गुरुकुल गया हो। बिल्कुल, हर आदमी गुरुकुल जाता नहीं, अब तो बंद ही हो गए हैं। गुरुकुल को तो तोड़ा गया है सिस्टमैटिकली। तो वो तोड़कर तोड़ो, हमारे देश का पल्स है, तोड़ दो गुरुकुल को। तो यही कारण है कि ज्ञान को पाखंड बना दिया, बिल्कुल सिद्ध करने के लिए कड़ी तोड़ दी। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य है। पर एक बड़ा सुंदर चीज बताऊं, आज ग्रीस, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, रोमन कल्चर सिर्फ म्यूजियम में है। ये भी किरण सर हमारे बोलते थे। पर हमारा सनातन अभी भी जिंदा है, सशक्त है। क्यों? क्योंकि यह बाहरी ज्ञान नहीं है, यह आंतरिक है, जीवन का हिस्सा है। ये अंदर से बाहर, परा अपरा विद्या बोला। सारा जो बाहर का सुंदर सुंदर चीजें तो हैं, कहाँ से है? योग से, भीतर से। आप देखेंगे प्री वैदिक एरा, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब वेद भी नहीं लिखे हुए थे, तब अगर एक सील आप प्रोटो शिवा का देखेंगे, वो एक आसन में बैठे हैं, गोमुख आसन है शायद, जितना मुझे लगता है। उस समय से योग है। तो उन्होंने समझ लिया था कि जैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट बाहर किया जाता है, एक योगी एक्सपेरिमेंट इस शरीर में करता है, और ये एक्सपेरिमेंट ही हमारा सार है जीवन का। तो जो भी बाहर निकला है ये आउटपुट है। जो बाहर काटोगे तो खत्म हो जाएगा, बट जब वो आंतरिक होगा, जो हमने योग के माध्यम से, आध्यात्म के थ्रू किया है, ये जितना पकड़ लेंगे ना, तो कितना भी एक्सप्लॉयटेशन, कितना भी छाटेंगे, फिर वो भर के निकलेगा। और यही हो रहा है आज के ज़माने में। गुरुकुल तोड़ना है तोड़ो, मंदिर तोड़ना है तोड़ दिया, घर में मंदिर हो गया वो भी तोड़ दिया, पर ये तो नहीं तोड़ सकते ना। तो वही हमारे योग ने बचा के रखा है। हमारे योग ही नहीं बोलूँगा, इट्स अ बिगर स्टोरी। हमारे अध्यात्म का जो पूरा स्टोरी है, बड़े इंटेलिजेंट थे कि अब डीएनए लेवल से हम बाहर जा रहे हैं। इट्स नॉट आउटसाइड इन, इट्स इनसाइड आउट। तो इसलिए आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि हम सनातनी हैं और हमारी धरोहर लाखों वर्ष पुरानी है, और हम आज भी इसे जी रहे हैं। हमने जो ये टीका लगाया है ना, ये साइंटिफिकली लगाया है।
हम जिस तरह से वस्त्र पहन रहे हैं, जो एक एक चीज़ कर रहे हैं, संस्कृत भाषा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इट इज़ स्टिल सर्वाइविंग बिकॉज इट इज़ एन इनसाइड आउट प्रोसेस। बिल्कुल। तो योगी जी, जब तक कि ये स्कूल या विद्यालय या कॉलेज का नहीं बन जाता पाठ शिक्षा का, तब तक हम कैसे अपने बच्चों को इसकी तरफ लेके जाएं? मतलब देखिए, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, क्या मॉडर्न एजुकेशन को नकार भी नहीं सकते। हाँ। कि ऐसा बोलते चलो सब गुरुकुल चल लो, बट मॉडर्न भैया फिर नौकरी कौन करेगा और कमाएंगे कैसे? एमएनसी में से कमाना भी तो है। तो यहाँ पे भी मध्यम मार्ग की बात आती है कि एजुकेशन मॉडर्न ज़रूरी है, हमें आज के ज़माने के साथ चलना है, हमें C++ जावा सीखना है, पाइथन सीखना है ना, कंप्यूटर साइंस सीखना है, इंजीनियरिंग करनी है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट उसके साथ जैसे स्पिकमेके इसलिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। स्पिकमेके आई एम टेलिंग यू बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है, और मैं भी धन्यवाद बोलता हूँ कि वो शुक्र है उस दिन वो प्रोग्राम कराने आए थे, मिल गया आपको। वरना वो होता ही नहीं। तो इस धरोहर को बचाने के लिए हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, जैसे ये हम जो कर रहे हैं, ये भी एक पार्ट ऑफ इट है, छोटा सा एक योगदान है समाज के लिए जी। इसी प्रकार परिवारों में अगर पेरेंट्स खुद योग करें, खुद एक लॉजिकल तरीके से समझें और बच्चों को समझाएं। आज का जो समाज है ना, यंग लोग, जब तक आप लॉजिक नहीं दोगे ना, समझेंगे नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं खुद बहुत एलियन नहीं, जो बाहर से आया हूँ, मैं नहीं मानता किसी चीज़ पे। और ये सुंदरता है सनातन की, वी आर नॉट बिलीवर्स, वी आर सीकर्स। मैं तो बोलता, मैं भगवान पे भी नहीं मानता, मैं भगवान को जानता हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। अगर मैं मानता तो मानने वाली बात नहीं है, ये जानने वाली बात है, ये ज्ञान योगी की बात, भांति में भाषा बोल रहा हूँ आपको। मैं तो मानता नहीं हूँ कि मैं, आई डोंट बिलीव आई एम सिटिंग विद यू, आई नो आई एम सिटिंग विद यू। सिमिलरली आई डोंट बिलीव गॉड इज देयर विद मी, आई नो ही इज देयर विद मी। देयर इज अ बिग डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग से हमने उसको प्राप्त किया है। इसमें हमारे परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। एक समाज में ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। रिचुअल है, ये करो वो करो, मैं क्यों करूँ भाई? शिवलिंग के पानी चढ़ाओ, क्यों चढ़ाओ? कोई लॉजिक ही नहीं बनता। साइंटिफिकली प्रूफ करो ना, क्यों? और जिस दिन हम इसे प्रूफ कर पाएंगे, लोग मानेंगे। मैं एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ, नवरात्रि में उपवास है ना, माता प्रसन्न होंगे। कौन है माता, क्यों प्रसन्न होंगे? लॉजिकल बात करो। मैं, इट माइट साउंड वेरी रूड, प्लीज, बिकॉज वे से शुरू करो। क्यों मारूं मैं भाई? अगर मैं बताऊं आपको कि उस समय हमारा कॉस्मिक एनर्जी चेंज होता है, एक अपसर्ज ऑफ एनर्जी हमारे कॉस्मोस में हो रहा है उस समय, 4 बार होता है, जो 4 पॉइंट्स है ना हमारे, जो उसके क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन जो होता है, जो एक्लिप्टिक प्लेन बोलते हैं, हाँ, उसमें 4 पॉइंट्स है, 4 नवरात्रियां होती है, 2 गुप्त और 2 हमारे। तो उसमें क्या होता है, एक्सिस चेंज होता है, विंटर सोल्स्टिस से समर में आता है, समर से विंटर, तो उस समय एक अपसर्ज ऑफ एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी होती है। उसको ज़रा आप गहराई से समझें और अपने आप को, शरीर में डाइजेशन को हल्का रखें, तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी फिर हायर चक्रास की तरफ जाती है, तो अपने आप योग हो जाता है उसमें। तो उपवास करना भी योग है। साइंटिफिकली आप समझें, 19 टाइप्स ऑफ उपवास हमारे आयुर्वेद में मेंशन्ड है। अब हर प्रकृति के हिसाब से अलग अलग उपवास होते हैं, सबको एक जैसा नहीं करना होता। आपको अपना प्रकृति देख के फिर उपवास करना होता है। तो ये सब आई थिंक आज के ज़माने में लॉजिकली अगर हम समझें, हम एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस चीज़ को वापस ला रहे हैं, और ये अपसर्ज हो रहा है, मैं देख रहा हूँ समाज में ऐसे माध्यमों से। शिव बाबा खुश हो जाएंगे अगर आपने श्रावण में उपवास किया, तो क्या लॉजिक है इसका? मैं तो नहीं मानता। अब बताइए। देखिए, आप में जिज्ञासा आ गई। यही जिज्ञासा हमको यंगस्टर्स में चाहिए। बताइए तो मैं करूँ ना। मैं पहले नहीं करता था, वेरी फ्रैंक। बंगाली फैमिली से हम नहीं मानते ये सब चीज़ें, अरे चलो मस्ती करो। अब मैं मानता, अब तो मैं हवन करता हूँ अखंड, 3.5 घंटा बैठ जाऊंगा, मैं हिलता नहीं हूँ पद्मासन से। कैसे आया ये चेंज? बिलीफ सिस्टम से नहीं, नोइंग से। आई बिलीव इट, आई नो इट कि होगा, और हुआ है। तो श्रावण में क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं। नेचर की बात करता हूँ, प्रकृति तो ईश्वर है, तो बादल रहते हैं आसमान में, तो सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, कम आती हैं। तो सूर्य की किरणों से हमारा मणिपुर चक्र डायरेक्टली लिंक्ड होता है। ठीक है, जब सूर्य, हाँ, जब हमारा पाचन शक्ति, मणिपुर चक्र में आएंगे पहले, कि वो जो एनर्जी है वो एक्टिवेट नहीं होगा जब तक सूर्य तेज नहीं होगा। जब ये वीक होगा, आपका डाइजेशन का एनर्जी भी वीक हो जाता है। इसका मतलब आपके जो एसिड्स और एंजाइम्स है कम रिलीज हो रही है। अब एसिड और एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजन, ये सब है, हमने पढ़ा है बायोलॉजी में। ये रिलीज ही कम हो रहा है, और आपने दबा के राजमा चावल खा लिए तो हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं, और वो फिर डिजीज क्रिएट करता है। क्योंकि जो खाना नहीं पचता वो सड़ता है, सड़ के एसिड बनता है, एसिड से बीमारियाँ होती है। पर आपने हल्का खाया, बोले भाई भगवान शिव खुश हो जाएंगे, तो आपने हल्का खाया और इजीली डाइजेस्ट हो गया,
और क्या हुआ, अपने आप जब बॉडी का खाना डाइजेस्ट हो गया, एनर्जीज अपने आप प्रॉपरली काम करेंगी, आपका कॉन्शियसनेस अपने आप ग्रो करेगा। इनडायरेक्टली प्योर कॉन्शियसनेस इज शिव, अपने आप शिव तत्व आप में जागृत हो जाएगा। तो उस समय क्या होता था ना कि समाज में इतना, मतलब क्या बताऊं, जो योगी थे ना बड़े साइंटिस्ट थे वो, और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। आज के योगी, आजकल के साइंटिस्ट पेपर निकाल देते हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ो। उस समय के योगी जो थे ना, वो साइंटिस्ट थे, वो समाज को एक दिशा देने के लिए रिसर्च करते थे। बोले भैया ये तो मैंने रिसर्च किया, अब मैं इतने सारे लोगों को तो ये मेटा समाज समझा नहीं सकता। उनको चक्र भी समझाओ, उनको मणिपुर चक्र भी समझाओ, उनको ये भी समझाओ। सीधी बात, शिव जी खुश हो जाएंगे, उपवास करो, बाबा है बैठे हुए, चलो मान लेते हैं। तो दिस इज इंटेलिजेंट साइंस। कि मुझे कुछ रियलाइजेशन हुआ और मैंने कहा कि गणपति को लाल चढ़ाओ, व्हाइट नहीं चढ़ाना होता, लाल चढ़ाना होता है, गणपति प्रसन्न होते हैं। क्यों भाई, क्या लॉजिक है इसके पीछे? अब आप बताइए। सिंदूर देखिए, सिंदूर लाल है, लाल होना चाहिए, लाल जोड़े में आएंगी। हाँ। क्यों भैया, हम तो हरा पहन के आते थे, क्या किसने रोका है? क्यों हमारी ऐसी रिचुअल्स हैं? सबके पीछे साइंस है। तो उन योगियों ने इस प्रकार साइंस पकड़ा कि समाज को एक दिशा देने के लिए, ताकि उनका ही भला हो। उनका तो भला हो गया योगियों का, यही दायित्व होता है योगी का। लाल रंग के बारे में आते हैं। आपने पूछा क्यों? बताइए। लाल रंग मूलाधार चक्र का रंग होता है। हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, जिसमें से हमारी नाड़ियाँ 72,000 नाड़ियाँ और 114 चक्र, 108 शरीर के भीतर, बाकी बाहर ऑरा में भी होता है। प्रमुख हमारे सप्त चक्र होते हैं। पहला वाला होता है मूल आधार, जिसमें 7 पंखुड़ियाँ होती है, उसके थ्रू हमारे लेग्स वगैरह ये सब एरिया गवर्न होता है। नीचे वाला, उसका कलर होता है लाल। जब मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है ना, तो आपको कैसे फीलिंग्स आती है? बोल्ड, कॉन्फिडेंट, स्टेबल, सेफ, सिक्योर। छटपट छटपट नहीं करेगा मन, आप एकदम डटे रहेंगे जो आप कर रहे हैं। मूलाधार स्ट्रांग हो तो आप बार बार ट्राई कर करके कर देंगे उस चीज को। तो यह चक्र के जो डेटी हैं, जो गवर्निंग डेटी बोलते हैं हम उसको, वो है भगवान गणपति। तो भगवान गणपति हमारे मूलाधार में बसते हैं। तो अगर आप 2 तरीके से बताता हूँ, बाहर आप पूजा करेंगे लाल रंग से, लाल रंग देखेंगे, लाल रंग, लाल फूल, लाल लाल लाल, आपको ऑटोमेटिकली वो चक्र गवर्न, वो एक्टिवेट होगा। मंत्र जो है गणपति की, ये भी साइंस है। ओम गंग गणपते नमः, या कुछ भी, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये मंत्र भी एक एक उच्चारण, एक एक वक्रतुंड हूँ, ऐसे कुछ भी मंत्र आप पढ़े जो गाइडेड है प्रॉपरली, वो सारे आपके मूलाधार से लिंक्ड होते हैं। ढोल बजता ढंग 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 ढंग, वो ड्रम्स का बीट भी मूलाधार से लिंक्ड होता है। तो ये सारे जो एक्सटर्नल चीजें आपके मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसलिए हम बोलते हैं हर शुभ काम से पहले गणपति को स्ट्रॉन्ग करें, गणपति की पूजा करें। आधार स्ट्रॉन्ग है, मूलाधार स्ट्रॉन्ग हो तो आप कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि आप में डिटर्मिनेशन रहेगा। मूलाधार इज डिटर्मिनेशन, मूलाधार इज बोल्डनेस, मूलाधार इज सिक्योरिटी, मूलाधार इज कॉन्फिडेंस, मूलाधार इज सेफ्टी। तो आप बार बार ट्राई कर करके अपने आप विघ्न तो हट जाएगा ना, दैट्स मूलाधार। बिल्कुल। पर हम योगी क्या करते हैं, हम नहीं मानते, चलो कोई भगवान पे मत मानो, ये भी मार्ग है, ज्ञान मार्ग में भगवान नहीं मानते। और हम बैठेंगे, हम मूलाधार के लिए मूल बंद लगाएंगे, अश्विनी मुद्रा करेंगे, आसन करेंगे और मूलाधार स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो स्टेबल हो जाएंगे अपने आप। इसलिए जब एक नवविवाहित महिला जब शादी होके नए घर में आती है, उनको क्या चाहिए होता है? सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, है ना? तो लाल रंग उनको स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग का एनर्जी देता है, इसीलिए लाल रंग का वो पहनते हैं। बिल्कुल, बहुत आपने मतलब लिंक कर दिया भाई, वैज्ञानिक है। साथ ही आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो कहते हैं ना कि ये तो पाखंड है। भैया रिसर्च जो योगी थे हमारे, वो साल 2 साल 5 साल 10 साल रिसर्च कर रहे हैं, अब वो एक दिन में कैसे समझाएंगे? तो उन्हें कुछ विधि देनी पड़ेगी। समझाने के लिए तो पात्रता होनी चाहिए ना। हाँ। आपको रॉकेट साइंस समझा सकता हूँ? नहीं समझा सकता। आप मुझे तो ये रॉकेट साइंस है। हाँ। अब हम नहीं समाज को समझा सकते हैं, आज समझा सकते हैं कि आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आप करो ना, गुरुकुल में आओ, गुरुकुल भी नहीं है। मैं मानता हूँ ये, इसको नकार देना कि पाखंड है, उससे अच्छा है जरा पूछ तो लो क्यों कर रहे हैं ये, क्यों दीपावली में दिया जला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई कारण होगा। बिल्कुल होता है उसमें, आकाश पूरा स्पेस एलिमेंट बैलेंस होता है, उसमें भू चतुर्दशी होती है। हैलोवीन तो बड़ा जान लिया, भू चतुर्दशी के बारे में बात नहीं होती। वो ऐसा ही हुआ ना, हमने अपनी अयोग्यता को ये कर, एक आसान रास्ता निकाल लिया कि ये तो पाखंड है। पाखंड है। मैं अयोग्य हूँ ये नहीं बोला मैंने।
यही कारण था। और ये अंग्रेजों की देन है। तुम बेवकूफ, तुम एकदम है ना सांप चरवाने वाले, तुम लोग एकदम बेवकूफ हो, हम तुम्हें आके सिविलाइज करेंगे, वरना तो तुम सिविलाइज हो ही नहीं। तो बड़े, चलिए कोई बात साथी, आपने अभी इतनी सारी बातें निकलाई, अपने भाई शरीर के बारे में, विज्ञान, खाना सब बता दिया। तो योग, भोजन यानी आयुर्वेद, योग, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी, तो ये तो एक कॉम्बिनेशन सेटअप हो गया। बिल्कुल सेटअप हो गया। खाना इज नथिंग बट केमिस्ट्री। जो खान पान है, उसको अगर हम केमिस्ट्री की तरफ से देखें, रसायन विज्ञान, तो मेरा शरीर है, मेरे शरीर में पित्त का प्रभाव ज़्यादा है मंगल की वजह से। तो मुझे पता है कि मुझे खाने के साथ छाछ लेना चाहिए। मेरे इसमें शनि का इफेक्ट है। शनि आपके शरीर के वात को बढ़ाता है। वात माने वायु तत्व को। अच्छा। तो उनमें आर्थराइटिस, जोड़ों में, ये पैरों से शनि चढ़ता है, सुना है ना आपने? हाँ। पैरों से चढ़ता है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, मैं बताता हूँ। क्योंकि हार्ट यहाँ है, शनि आपका सर्कुलेशन लो कर देता है। जब बॉडी सर्कुलेशन लो करेगा तो हार्ट सबसे दूर क्या है? पैर है, वहां तक सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगी, इसलिए वो प्रवाह, वहां पे टॉक्सिक अक्यूमुलेशन होगा, दर्द होगा, आर्थराइटिस होगा, वो शनि कराते हैं। इट्स लॉजिक, आई एम टेलिंग यू। अगर बैठे तो मैं 5-5 घंटे इस पर लेक्चर दे सकूं। शनि पैरों से चढ़ता है, बिल्कुल चढ़ता है, क्योंकि पैरों में वो सर्कुलेशन पहुंच ही नहीं रहा, वेरिकोस वेन्स, ये सब चीजें होंगी। तो वात इम्बैलेंस, शनि जो है, उनके एनर्जीज जो है, वाइब्रेशंस है, ये लिंक रहता है आपके वात दोष से। तो जब वात प्रकृति आपका इम्बैलेंस्ड होगा आपके शरीर में, वायु, तो ये जोड़ों में दर्द होगा, पेन होगा, सर्कुलेशन कम है तो लेथार्जिक होगा, स्लो हो जाएगा। तो बोलते हैं ना, शनि आपको लेजी बना देता है, प्रोकास्टिनेट करता है इंसान, अरे बाद में करेंगे, हो जाएगा। ये शनि का प्रभाव है, लेजी, आलस्य। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका सर्कुलेशन डाउन हो गया। ठीक है। अब वात, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये भी करता है। और आयुर्वेद में वात को बैलेंस करने के लिए पूरा लिस्ट है। कौन सा खाना खाने से वात बढ़ता है, कौन सा खाना खाने से वात कमता है। तो आप शनि को बैलेंस करने के लिए आप मंदिर में जाके तेल चढ़ाइए, बिल्कुल चढ़ाइए। मुझे पता नहीं, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि तेल चढ़ाने का क्या लॉजिक है, मुझे नहीं पता। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप हेल्दी ऑयल्स और हेल्दी घी कंज्यूम करेंगे, आपका वात बैलेंस होगा। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम के लिए आप गर्म दूध में ज़रा घी, रात को एकदम प्रॉपर गावा घी लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा तो बॉडी में टॉक्सिन्स कम होंगी, बॉडी में एनर्जी ज़्यादा रहेगी। सूर्य नमस्कार करेंगे तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपका शनि का इफेक्ट कम हो जाएगा। इतना मैं बोल सकता हूँ। बाकी हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, हमें क्या पता शनि मंदिर में, वैसे पंगा नहीं लेना चाहिए। मतलब ये तो अब जितनी बातें आपने बताई, तो यह बताया कि भाई जो हमारे योगी थे, उन्होंने रिसर्च किया और उसको पूजन विधि बना के आपको प्रस्तुत कर दिया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही पकड़े। तो पहले जब हम सच्चे मन से और सही विधि से पूजन करते थे, बिल्कुल सही चीजों का, अब क्या हो रहा है कि घी नकली आ रहा है, हाँ बिल्कुल, तेल नकली आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वहां जा भी रहे हैं, लेकिन हमारे पास फायदा नहीं, इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए बी योर ओन मास्टर, योग करिए, जान के करिए कौन से चक्र में करना है। मुझे भैया इमोशंस के बड़े प्रॉब्लम है, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं, तो ये आपको अनाहत पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। आपको कम्युनिकेशन, जैसे मैं अभी आज बड़ा फटाफट बात कर रहा हूँ, एक जमाना था मेरे पैर कांपते थे। अच्छा। तो मुझे पता है शंख मुद्रा होता है, उज्जयी प्राणायाम होता है, हमने किया। अब देखिए विशुद्ध चक्र एकदम, मैं तो दुनिया में सब कब के सामने बात कर लूँ। मैंने मोदी जी को भी संबोधित किया है इवेंट में, IIT दिल्ली में। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो कॉन्फिडेंस है क्योंकि विशुद्ध चक्र बैलेंस हो गया। मेंटल एंजाइटी है, डिप्रेशन होता है, माइंड बहुत इधर उधर जाता है, आप राहु का इफेक्ट बोलते हैं, आगे चक्र को बैलेंस करिए। तो अगर विधियां नहीं, मैं विधियां भी करता हूँ, उसका अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ये आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप अपने आप को बैलेंस पे ला सकते हैं। पूजा पाठ मैं खुद कर रहा हूँ, मेरा अभी रिसर्च तंत्र पे ही है। मैंने अभी रिसेंटली हवन करने की विधियां सीखी हैं, कर भी रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। घर में करता हूँ मैं प्रॉपर विधि के साथ पूरा, और माँ देवी के जो बीज अक्षर के साथ कर रहा हूँ। आई कैन फील द इफेक्ट, एकदम हो रहा है। बट वही है ना, साइंटिस्ट जब पूजा करने बैठे तो ज़रा लॉजिक हम ढूंढते हैं। तो माँ को यही बोलता हूँ, देवी आइए मेरे को ज़रा सा, कभी भी आ जाएंगे ज्ञान। अगर जेन्युइनली आप में अगर जिज्ञासा हो ना, और आप करते रहें तो ज्ञान आ जाता है। बिल्कुल। तो योगी जी, एक और मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि मॉडर्न जो मेडिसिन्स हैं, हाँ, हमारा आयुर्वेदा, हाँ, मॉडर्न एक्सरसाइज, जिम खुल गए हैं जगह जगह, हाँ, और हमारे योग, हाँ, अब इनमें क्या बेहतर है? देखिए वो बहुत सब्जेक्टिव है। मैं कभी ऐसा बोलूँ कि जिम मत करो, ये मत, नहीं नहीं नहीं, अगर मंगल स्ट्रांग है तो जिम करो। देखिए इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, वो भी आपके ग्रहों से लिंक्ड है। जिसका मंगल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है उसको जिम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी में एसिड्स हैं,
बॉडी में मसल्स में कॉर्टिसोल्स हैं, इसको रिलीज करने के लिए मैकेनिकल वर्क करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जिम उनके लिए अच्छा है। अगर आपको सुंदर दिखना है, बॉडी में मसल्स हो एकदम बड़ा और आपको अट्रैक्ट करना लोगों को, खराब कुछ नहीं है, वो भी जिम के लिए ठीक है। बट आपको लगे कि इन सब में क्या लगा है, मुझे बस मन की शांति चाहिए, तो आप प्राणायाम ध्यान करें। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, इट इज़ ओनली द पर्सपेक्टिव कि आपको आपकी प्रायोरिटीज पता है। सब कर रहे तो मैं कर रहा तो मैं मूर्ख हो गया ना। सब जिम कर रहे मैं भी कर रहा तो क्या हुआ, बॉडी तो बना ली पर मन एकदम वीक, तो देयर इज नो पॉइंट। इसीलिए हम योग इसलिए बोलते हैं कि योग इज बिग प्लेटर, कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे आज क्या सजना संवरना है, चटाएं रखनी है, बाबा बन के घूमना है, मन की शांति चाहिए, या मुझे सुंदर देख के 2-3 मतलब फ्लर्ट वगैरह, उसमें भी रस है, वो भी एक सुंदर चीज़ है, उसमें कोई खराब, मैं वही बोलता हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं बाबा बन गया, नो, इट्स प्रैक्टिकल। मैं भी पार्टी करूंगा, आपके पॉडकास्ट के बाद जाऊंगा, दिल्ली में आया हूँ पार्टी करके जाऊँ, क्या प्रॉब्लम है, पर उस पार्टी में खो नहीं जाऊंगा मैं, ये योग ने दिया मेरे को। आई विल गो, आई विल गेट रेडी, सुंदर दिखूंगा, सजूंगा धजूंगा, गाड़ी चलाऊंगा मस्ती, बट उसमें खो नहीं जाऊंगा। मैंने इतना अभी योग जो प्राणायाम किया, मेरे अंदर अच्छे हार्मोन्स हैं, डोपामीन है, तो मुझे सिगरेट की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे में एंडोर्फिन्स है, इसलिए मुझे अगर मदिरा मिले तो मुझे चाहिए नहीं, वो मैं पी सकता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, कोई मुझे रोकने वाला थोड़ी ना है। ये योग करता है, इसलिए बहुत पावरफुल डी एडिक्शन की बातें होती हैं। से नो टू ड्रग्स, क्यों भैया, क्यों से नो टू ड्रग्स? यंगस्टर्स को बोल रहा हूँ मैं इस माध्यम से, अगर आपको ऐसा नशा जो ड्रग्स से भी बढ़कर है मिल जाए, आप अपने आप नहीं करेंगे। ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो ट्राई करना, सिगरेट करना है, दारू पीना है, ट्राई करो, पर आपको बहुत तुच्छ लगेंगी। ये योग दे सकता है आपको। तो आपकी प्रायोरिटी है कि आपको जिम करना है, योग करना है, सिगरेट पीना है, ड्रिंक करना है, क्या ठीक है क्या गलत है, आपको कोई बाहर से नहीं बताएगा, आंतरिक तरीके से आएगा। इसीलिए जरा सा खुद को समझना, किसी ये मार्ग से आप समझे। 4 प्रमुख मार्ग होते हैं योग के, ज्ञान मार्ग जो हम अभी कर रहे हैं, भक्ति मार्ग, कर्म योग और राजयोग। ये जो हठ योग वगैरह हम करते हैं, ये राजयोग के अंडर आता है ना, ये मेन प्रमुख है। इसके अंदर बहुत सारे और मंत्र योग, ये पूरा वेब सा है। तो इनमें से जो आपको ठीक लगे, वो भी प्लैनेट से गवर्न होती हैं, आप अपने आप को जानिए और फिर डिसाइड करिए कि सुबह उठ के सिगरेट पी के हमको मजा आएगा, या जरा भस्त्रिका प्राणायाम करके जो हिट आता है, आप खुद ट्राई करिए ना। मैं कोई बोलने वाला नहीं है, हमारे सनातन का ये तो मजा है। कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि सिगरेट मत पियो, कहीं नहीं लिखा। कुछ धर्मों में वर्जित है, हमारे धर्म में क्या वर्जित है? इवन नॉनवेज बोलो, क्या बोला है उसमें कि ये तमोगुणी है, खाओ मत खाओ ये नहीं लिखा, खाओगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा ये लिखा है। अब आप पे है कि आप खाएंगे कि नहीं। कितनी लिबरेटिंग बात है, बताओ, कितना लेवरेज ऑफ फ्रीडम दिया है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं और गलत वे में यूज कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं। आप खुद देखिए, तमोगुण है वो। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अपना चॉइस है, अब कोई जज करने वाला नहीं है। कुछ कल्चर्स में खाते हैं, तंत्र कुछ साधनाओं में होती है। हम बंगाली फैमिली से, हमारे में भी था, बट अब जब योग करते लगता है कि नहीं, अब धीरे धीरे छूटेगा, जल्दी छूटेगा, वो अंदर से छूटेगा जब छूटना होता है। वो डिपेंड करता है विल पावर पे। यस। साथ ही ये भी एक चीज़ आई निकल गई कि भाई अब हम जो भोजन है हमारा आयुर्वेद से रिलेटेड है, एक हमारे आज की लाइफ है, नॉर्मल लाइफ, मेट्रो सिटीज में तो बहुत ही अधिक फास्ट हो गई है। ठीक, भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है, इसलिए हम शिमला रहते हैं। और प्रेशर, घर का भी प्रेशर है उसमें, फैमिली प्रेशर भी है, या फिर भाई जिम्मेदारियों का, समाज का, मुझे ईगो का कह लो कि मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी सोना पहनना है, मुझे भी, ठीक है। तो उस जीवन को भी जीते हुए एकदम से तो मुड़ नहीं पाया कोई। हम क्या ऐसा करें अपने लाइफ में चेंज, क्या ऐसा अपनाएं योग से या फिर आयुर्वेद से, कितना अपनाएं, कौन सा पार्ट अपनाएं कि हमारा वो भी डिस्टर्ब ना हो और हम एक ट्रैक पे भी आ जाएं। देखिए, हम तो ये बोलते हैं, अगर आपको बहुत अरबपति करोड़पति बनना है ना, आप तब भी योगी होके मुझे बनना है, मैं खुद बोल रहा हूँ। मुझे लगता है अगर मैं योगी हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत बात बताता हूँ, मैं तो करोड़पति बनना चाहता हूँ, बन भी रहा हूँ। क्यों? देखो, मुझे ना घर संसार करना, मुझे अपना क्लैरिटी पता है, मुझे बड़े बड़े जमीन खरीदनी है, वहाँ बड़े बड़े पेड़ लगा के फिर मरना है, ये मेरी इच्छा है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो अब मेरा जो पुरुषार्थ है उसके अगेंस्ट नहीं, मैं हाई नहीं चल रहा। आपको फर्स्ट आपको क्लियर पता है करना क्या है, और अगर आप कमा भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, वो आप उसको उस तरह से देखिए ही मत। एक भोगी जो संसार में मटेरियलिस्टिक उसमें है, वो अगर अपने कर्मयोग के सिद्धांत समझ जाए ना, तो वो भी योग है। If you want to become a billionaire, there's nothing wrong with it. मुझे लगता है कि अच्छे लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, और मुझे पता है कि मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, सबको पता होता है। Yes or no? That's my purpose.
आई एम डूइंग इट फॉर द कॉज। दूसरी बात, जब मैं कॉर्पोरेट में आई वाज टीचिंग के साथ साथ हमारा रिसर्च चल रहा था, मैंने देखा कि जस्ट बिकॉज मुझे कर्मयोग का ज्ञान है, मैं पीपीटी बनाते बनाते भी ध्यान कर सकता हूँ। अच्छा। मैं मेट्रो में जाता था, मैं शक्लें देखता था लोगों की, ऐसे एकदम जैसे एकदम रोने जा रहे हैं, भैया क्यों, कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा है, ये क्यों होता है? क्योंकि 40 मिनट्स, मिनिमम 40 मिनट्स सुबह में योग करता था प्रॉपरली, इधर उधर वाला नहीं, ध्यान से, श्वास के साथ, मन के साथ, ये वो वाला नहीं जो एकदम बस नहीं, स्पिरिचुअली अगर आप इतना समय दें और एक जिज्ञासा रखें कुछ जानने की, इवन 1 आवर इन द मॉर्निंग, आई एम टेलिंग यू टू बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। एक हफ्ता क्या अब नहीं हो रहा, नहीं, रोज करेंगे तो आप देखेंगे गुड़गांव में जैसे जो एमएनसी में जाते हुए मेट्रो में भी आप आनंद महसूस करेंगे। सारा दिन काम करके आप कर्मयोग करेंगे, वापस आते तो ये दौड़ भाग में हम खो गए, हमें ऋषिकेश में ही शांति मिलेगी ऐसा कुछ नहीं। आप जाइए, थोड़ी देर जाइए, अच्छा तो लगेगा ही, पर आप दिल्ली में एकदम चांदनी चौक की भीड़ के अंदर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके अंदर वो तत्व हो। उसके लिए परसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। मैंने खुद किया है, मेरे जूनियर्स हर 15 मिनट में, सर क्या हो गया, मैं कहा स्ट्रेस हो रहा है, तो सिगरेट पियेंगे। मैंने कहा बाबा तुम्हारा सीनियर हूँ मैं, तुमसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तुम उल्टा पचाड़ चपाड़ खाए जा रहे हो, हैं उल्टा सीधा खाना खा रहे हो, तो होगा ही ना उसका केमिस्ट्री तो प्रॉब्लम। हम भी खाते कभी कभार, हमारे गुरु ने कहा कभी कभार खाओ, कोई टेंशन नहीं है, बट यू शुड नो द काइंड ऑफ फूड। मेरी माता जी इतना अच्छा आयुर्वेदिक खाना बनाती हैं, टेस्टी, प्रॉपर, और कुछ हमारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो हम कच्ची हल्दी, चिरैता का पानी, कुछ जैसे ड्रिंक्स वगैरह हमारे जो होते हैं सुबह के, तुलसी का काढ़ा, ये लिया, प्राणायाम किया, योग किया, और चलते बोले सारा दिन काम करो, कमाओ, बहुत पैसे कमाओ, लग्जरी से रहो, पर उससे आप डिटैचमेंट योग देगा आपको। सो ये जो मटेरियल और स्पिरिचुअल है ना, ये एक जैसा नहीं कि एक है तो दूसरा छोड़ दो और दूसरा है तो तीसरा छोड़ दो। अब ज़्यादा जाएंगे बोर हो जाएंगे। अब छोड़िए अपना गुड़गांव का नौकरी और जाके बैठिए ना 3 दिन हिमाचल में, अरे छटपटाहट ज़्यादा होगी, आप में ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो धीरे धीरे होगा। हाँ, तो दोनों को मिला के एक साथ, अपना पुरुषार्थ है, धर्म है, कमाना भी है, घर वालों को भी, अपने फैमिली किया है, उनके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो योग नहीं है क्या? संसारा परमो धर्म, वो भी धर्म है, वो भी योग है, पर अपने पुरुषार्थ को जान के, धर्म अर्थ काम, तभी जाके मिलेगा मोक्ष। बिल्कुल। तो अभी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे भी मन में जिज्ञासाएं हैं, कुछ करने का मन भी कर रहा है, मोटिवेट भी हूँ। पर एक बात मुझे काफ़ी दिनों से या काफ़ी समय से जब भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर या फिर समाज में भी, जो हमारी ये भारतीय धरोहर है, पूरे भारत की है, पर ऐसा क्या कारण रहा कि इसको विशेषतर हिंदू से जोड़कर इसको एक इग्नोर कर दिया गया? अगर ये सब अपनाते, चलता आता, तो सबका भला होता। ये सात्विक सोच है ना, सब में सात्विक सोच नहीं होती। उनको लगता है कि जब जिसको आके राज करना है आप पे, जिसको आपको एक्सप्लॉइट करना है, अगर मुझे आके आपके कल्चर को एक्सप्लॉइट करना है, आप मुझे दिख रहा है रिसोर्स यहाँ पे, इतने जंगल, इतने पेड़, इतने मिनरल्स, इतना स्पाइसेस, इतना, तो अगर मुझे एक्सप्लॉइट करने के रूप से मैं आऊँ आपके पास, तो मुझे तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना, उस प्रणाली को। जो हुआ हमारे इन्वेजन्स में, वो तो बड़ा साधु, तो वो तो एक साथ वो नहीं करने आए थे, उनका तो वही था, एक एजेंडा लेके आए थे, बी इट रिलीजियस, बी इट मटीरियल, तो कोई अच्छे भाव से तो नहीं आए थे। उनको तो तोड़ ताड़ के वो तो चाहते थे हम भी ऐसे बन जाए, एकदम मयांस और इनकास जैसे, गायब, लुप्त हो जाए कहीं हिस्ट्री में। यही इंटेंशन था, और 1 साल, हजारों सालों से ये इंटेंशन रहा है। तो उन्होंने तो कितने भी नैरेटिव्स बनाए कि भाई हिंदू ब्राह्मणवाद, ये वो, दुनिया भर का कुछ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत परफेक्ट है, हर धर्म में होता है। उसको बड़ा करके, उसको दिखा के, और पूरे समाज को, मुझे दुख होता है, हमारे यंग लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं इतने अगेंस्ट हिंदुइज्म और सनातन है। मैं कहा भाई क्या, किसका क्या बिगाड़ दिया? अरे बहुत कास्टिज्म है। हमने कहाँ देखा तुमने इतना? होगा, आई एम नॉट सेइंग एकदम नहीं है, इतना ग्लोरीफाइड नहीं है। जो अच्छी चीज़ है उसको तो नहीं देख रहे आप, आयुर्वेद को नहीं देख रहे, योग को नहीं देख रहे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ दुनिया देख रही है, उसको तो नहीं देखना। ये नैरेटिव बनाया गया ताकि हमको एक्सप्लॉइट कर सके, अच्छे से तोड़ सके और राज कर सके। ये जो एक दृष्टिकोण है, आपको बताते हैं, एग्जाम्पल दूं आपको। बिल्कुल। हम बंगाल में माँ काली की साधना करते हैं जी। माँ काली मने जो परे है काल समय सबसे, वो निराकार, आकाश से भी परे, कॉस्मोस है वो। उनका एक मैनिफेस्टेशन हमने एक दिगंबर रूप में देवी को देखा। हम जब माँ को देखते हैं, हम और कुछ देखते नहीं, बस माँ है, वो माँ है, एकदम जननी है साक्षात। तो दिगंबर होती है माँ, कोई मुंडमाला
है ना, और भले खुले बाल एलोकेशी बोलते हैं हम बांग्ला में, और बस उस रूप में माँ है। उसका भी एक साइंस है, वो वहाँ भी मतलब बहुत साइंस आता है उसके पीछे। एक एक चीज़ साइंटिफिक है जो अब हम सीख रहे हैं, हमें ज़्यादा बोलेंगे नहीं इस बारे में, हम सीख रहे हैं अभी भी, क्योंकि हमारे ज्ञान पूर्ण नहीं है। माँ को अभी हम समझ नहीं पाए, बस आस्था है, महसूस कर पाए, समझ नहीं पाए, है ना। और ये भी सच होना चाहिए, जितना आता है उतना ही बोलना चाहिए, ज़्यादा पड़ नहीं बोलना नहीं आता। उसका कुछ होता है सिग्निफिकेंस, जो शिव जी लेटे हैं उसके ऊपर ऐसे माँ काली कोई ट्रायंगल, और ट्रायंगल का कुछ सिग्निफिकेंस है। तो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग, जो भी हो, भाव की बात बोलते हैं, साइंस में नहीं जाते हैं। हमने जब माँ को देखा, भारतीय ने देवी देखा, माँ है एकदम दिगंबर रूप में। अभी अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि हे भगवान, तुम में इतनी लाज शर्म नहीं है, तुम एक महिला को इस प्रकार नग्न अवस्था में रखा पूजा करते हो, तुम जंगली, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड। वो जो तुच्छ दृष्टि है देखने की एक महिला को, हमें किसने दी? अंग्रेजों ने। और हम अब माँ को साड़ी में लपेटो, साड़ी में लपेट के पूजा करते हैं। हमारे वो दृष्टि नहीं थी, हमने देखा भी नहीं था। हमने कहा हाँ यार ये तो बात सही कह रहे हैं। उनका तो एक उंगली भी दिख जाए एक महिला का, अरे बाप रे ग्लव्स पहनो, अरे तुम्हारे वहाँ पे चाहिए होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम बहुत लिबरेटेड हैं। हमारे कुछ मित्र हैं निकोबार में, तो भी ऐसे बोलते हम बहुत ओपन माइंडेड कल्चर था हमारा। हमने वो दृष्टि नहीं थी हमारे में, वो तुच्छ संकीर्ण दृष्टि नहीं थी। हमें दिया गया, हमने पकड़ के रखा है। और ये है, आप जाएंगे साउथ इंडिया में देखेंगे, इट्स वेरी ओपन कल्चर। हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई है, इसलिए वो नैरो माइंडेडनेस दिखता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि कल्चर को ना समझना एंड ऑल दैट, इट इज़ अ नैरेटिव, इट हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन अस, और वो दृष्टि हमारे में अभी भी है। और ये समय सही है कि भाई लॉजिक और साइंस से और तर्क से और बुद्धि से हम इसको धीरे धीरे बदल सकते हैं, बदल रहा है। ये मैं बहुत पॉजिटिव इस बारे में। बिल्कुल, आपका इतना बड़ा योगदान हो रहा है, आप इतना अवेयर कर रहे हो, तो ये आगे के लिए भी अच्छा ही रहेगा। बस करवा रहे हैं, करवाने वाले हम तो पता है कौन करवाते हैं। हम बस करे जा रहे हैं अपना कर्म, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मुझे ना आपसे एक्सपेक्टेशन है, ना अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन है। करना है कर, इसको कर्मयोग बोलते हैं। तो इसका भी एक साइंस है। आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी न्यू कर्मास, जस्ट बह रहे निरंतर, तो हो रहा है, होने दीजिए। योगी जी, आज के जीवन में ना, मुझे कॉरपोरेट है और स्कूल में भी इतना प्रेशर है, और बीटेक में या कॉलेज में यहाँ तो है ही, आगे दौड़ लग रही है, भागना है भागना है भागना है। तो उससे मेंटलिटी हमारी क्या हो गई है आज के युवा की, कि आज ही चाहिए, अभी चाहिए, कल का तो पेशेंस है ही नहीं। हाँ। अब इसलिए वो नशे पे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि नशा किया, आधे घंटे के अंदर वो अलग जोन में चला गया। ये सारी चीज़ें आपने बताया कि योग से आप अपने अंदर ही अनुभव कर सकते हो। तो ये इम्पेशेंस और का जो खेल है, इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब जो पेशेंट होके सही दिशा में आए आज के युवा? मेरे गुरुजी बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते थे हमको, बोलते थे कि फास्ट फूड, हाँ, फास्ट लाइफ, है ना, देन फास्ट हिट्स, जिसको नशे की बात कर रहे हैं, फास्ट सेक्स, बहुत जल्दी, इंटीमेसी नहीं है, इन सब चीज़ों में बहुत फास्ट। बोलते जब आप फास्ट चलते हो, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट? डेथ ना, एक्सीडेंट। हम अगर फास्ट लाइफ जाएं तो किसकी तरफ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ से फास्ट जा रहे हैं। एट द एंड व्हाट इज इट? इट्स डेथ, है ना। फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, वेयर आर यू गोइंग टुवर्ड्स फास्ट? इट्स डेथ। अगर मृत्यु जल्दी चाहिए तो बुला रहे हो जल्दी। इसमें भी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात होती है कि हमें जल्दी से ग्रेटिफाई हो जाएंगे, और ये बहुत डेंजरस चीज़ है हमारे। आई एम टेलिंग यू, इट्स, ये जो अभी क्या है, कोको मेलन नाम का एक आया है जो यूट्यूब का, एक जो बच्चों के लिए है ना, दे हैव साइंटिफिकली बचपन से, मतलब विजुअल ऑटिज्म जो बोलते हैं, विजुअली लोगों को वो कर रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म पढ़ रहा था उस बारे में, कि बचपन से उनको ऐसा कार्टून दिखाते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, जैसे कंसिस्टेंसी नहीं हो, टक 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 चेंज, ब्राइट कलर्स, कड़क चेंज हुआ, वो मूवमेंट हुआ, तो वो हुक हो जाते हैं उससे। तो बचपन से एकदम बच्चे, टॉडलर से आप देखेंगे उसको एक तरीके का नशा हो जाता है कि इंस्टेंट हो, वरना। अब इसमें क्या होता है ना, हम मुँह की खाना जो एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, उसकी चांस बढ़ जाती है, और वी अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर अस। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब मैं बार बार योग करो योग करो, इट डजंट साउंड कि भैया क्या ही करूँ, नहीं होता योग भैया, बहुत टाइम लगता है इसमें। इसमें हम बेसिक चीज़ें ये कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को ज़रा सा चेंज करें। ज़रा सा चेंज करना तो पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। बिना एफर्ट के चीज़ें ऐसे उठ के तो आएंगी नहीं। ये तपश्चर्या है, ये एक दिन दो दिन की चीज़ नहीं है। म्यूज़िक बहुत बेसिक चीज़, म्यूज़िक को हम चेंज कर सकते हैं। कई बार देखा है मैंने, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, ऐसे म्यूज़िक सुनते हैं, मैंने कहा ये म्यूज़िक है, ठीक है, पार्टी पे जाके नाचिए, धाए करके नाचिए, दैट्स फास्ट। कभी तो कभी एक शास्त्रीय संगीत सुन लिया करें,
कभी एक क्लासिकल म्यूजिक की तरफ वो रहे, कभी हम वॉक, जैसे श्री रामकृष्ण बोलते थे कि सारा दिन बहुत हल्ला मचा लिया, बहुत मस्ती कर, 15 मिनट बिना फ़ोन के एक, चलिए हम सब सौभाग्यशाली नहीं है शिमला जैसे वेदर मिले, दिल्ली में एक अच्छा सा पार्क हो या गार्डन हो, वहाँ चुपचाप बैठे या एक वॉक करें, प्रकृति को सुने, एटलीस्ट ये कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग है। वो ठहराव जो है ना, इसका रिजल्ट बहुत लॉन्ग टर्म होगा और बहुत अच्छा होता है इसका रिजल्ट। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, और मेरे को दोनों का पता है मुझे फास्ट भी पता है, मुझे स्लो भी पता है, और मैं दोनों करता भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी नहीं करता, एकदम साधु बनकर, नो, आई डू गो। और मुझे दिखता है उसमें कि ये बस आज रात का ही है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, तो निकल। हाँ, तो आई एम नॉट सेइंग ये मत करो, हु एम आई टू से, आई एम माई सेल्फ डूइंग, पर एक बार एक प्रार्थना रूप से यंगस्टर्स को स्पेशली, कि एक बार ट्राई करके कुछ समय के लिए आप देखो कि क्या होता है इससे। आप ट्राई करो, पार्टी जाओ, पब जाओ, डांस वांस, हम कौन होते रोकने वाले। एक बार कुछ समय अपने लिए अगर ठहराव से एक क्लासिकल म्यूजिक सुना, गहरी सांसें ली, कहीं पहाड़ों में गए, पोल्यूशन के बिना, पोल्यूशन मत करना, वहाँ जाके गंदा फैला दिया, बोतल फेंक के आ गए, ऐसा नहीं, नेचर में, प्रकृति में गए, एक बार सुनने का प्रयास किया, अपने अंत भीतर जो आवाज़ है उसको, बहुत बहुत गहरी शांति मिलेगी। मुझे एक तकलीफ बड़ी हुई थी जिसमें मैं आपने कहा एडिक्शन के बारे में, राहु का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसमें। उनको लगता है कि जाके हिमाचल में जाके एकदम गश्त लगाएंगे और एकदम शिव बाबा दर्शन दे देंगे। ये भ्रांति है, ये राहु का नेगेटिव इफेक्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत क्लियरली समझते हैं। भ्रांति करा देता है, उनको लगता है कि यही स्पिरिचुअल है। और मैं गया था ऐसे पहाड़ों में कई बार, तकलीफ हुई, इसलिए मैं ज़्यादा इस तरफ जाता ही नहीं हूँ, जो कॉमन प्लेसेस हैं, कसौल वगैरह में, हिमाचल में होकर भी मैं नहीं जाता। मैं किन्नौर साइड जाता हूँ, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि साधना नहीं है वो। मत बोलिए उसको साधना, उसको नशा बोलिए, सीधी बात। बहाना ले रहे हैं वो, तो शिव जी के नाम का बहाना लेकर गलत कर रहे हैं। उसका भी थेरेपेटिक है आयुर्वेद में, बट वो बोलने वाली बात है। ओकेजनली इट हैज़ थेरेपेटिक बेनिफिट्स, बट सुबह उठ के ही शुरू हो जाना और चेहरे से पूरा नूर चला जाता है लोगों का, मैंने देखा है, पूरा आंखें वाँखें सारा दिन मतलब फूके हुए एकदम, बोलते हम ना नहाते हैं ठीक से, ना कुछ, सोचते हैं बड़ा शांति मिले, नहीं मिलेगा शांति, है ना। तो इसमें ज़रा सा अवेयर होना ज़रूरी है। तो आपने अभी बताया कि जितना हम फास्ट चल रहे हैं, हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे ये बात आई कि जैसे सुनते हैं ऐसा, जैसे कि महाभारत कालीन आयु लंबी होती थी, 200 300 400 साल होती थी। हाँ, अब जैसे जैसे समय के साथ आयु कम होती जा रही है, यही कारण है। ये युग का साइकिल होता है, युगों का जो साइकिल है ना, इसको भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। इसका प्रपोर्शन है डायरेक्टली विद द रिसोर्सेज। लेस पॉपुलेशन, मोर रिसोर्सेज, सतयुग। पॉपुलेशन इंक्रीजेस, रिसोर्सेज कम्स डाउन, त्रेता युग। तब लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का शुरू हुआ, फिर और भी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा, रिसोर्सेज कम हो गए, सो द्वापर, और फिर एकदम अपोजिट कली, और फिर ये चेंज होता रहता है ऐसे करके, यू नो। तो ये एक साइकिल है। तो जिसमें अगर आप रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आप ये समझिए ना, अगर आपके रिसोर्सेज अबंडेंट हो जाए आज, तो आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा, ये दौड़ भागी रुक जाएगा, बैठ जाएगा आराम से ध्यान करने, तो ये सतयुग हो गया। युग क्या है, मतलब मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और तो यही एक साइकिल चलता रहता है कि उस समय रिसोर्सेज ज़्यादा थी और पॉपुलेशन कम था, कंपटीशन कम था, तो आप निश्चिंत रहिए, अब अच्छा खाइए, अब एकदम अबंडेंट, अभी हाँ ये सब मिल रहा है। हाँ, अभी वो चीज़ युग के साथ होता है। हाँ हाँ। योगी जी, मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है, क्योंकि मैं जिम वगैरह में जाता रहता हूँ, सर्कल भी ऐसा है, और सबको तगड़ा दिखना है, अच्छा दिखना है, मसल दिखानी है, बिल्कुल। लेकिन योग हम करते हैं, या एक जो हमारा भारतीय तरीका है ना, जॉगिंग, रनिंग और वर्कआउट करने का, अब ये पाश्चात्य हो गया है, और इसमें केमिकल यूज़ आ गया है। हाँ, पर्टिकुलर केमिकल यूज़ आ गया है। यस, वही सारी चीज़ें हमारे शरीर में बनती हैं। हाँ हाँ, पर शरीर की लिमिट है, वो बाहर से केमिकल ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये इसका कितना मतलब साइड इफ़ेक्ट है, या ये कितना सही है गलत है? हम क्या योग से भी उतना ही बल पा सकते हैं जितना केमिकल से पा रहे हैं? देखिए, योग में जो भी होगा ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल होगा, और वो आपके दूसरे बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स पे योग काम करता है। बाहर से शायद देख के लगे अरे दुबला पतला, पर योग करें ना, उसकी एनर्जी लेवल, उसकी जो अंदर की जो ऑर्गन्स की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। जो जिमिंग होता है, इट्स गुड, अगर आपको अच्छा लगना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। बट अगर आप फॉर एग्जांपल जिम कर रहे हैं और सडनली कुछ बहुत बड़ा इमोशनल लॉस हो गया,
उस समय क्या आपके बॉडीली मसल्स काम आएंगे, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट? दैट्स द क्वेश्चन. ब्रेन. इफ योर माइंड इज बैलेंस, इफ योर ब्रेन इज बैलेंस्ड, सो शक्ति जो होती है हमारे अंदर की ना, हमेशा फिजिकल लेवल पे नहीं होती. और मैं भी ब्रैग करना चाहूँगा इस बारे में. मेरे शिमला में दोस्त आते हैं, बड़े जिम वाले हैं. मुझे अरे तुमने बॉडी नहीं बनाई. मैं कहा तुम जानते नहीं हो बेटा. और उनके साथ हम चलते हैं वॉकिंग पे, ट्रैकिंग पे. और जितना मैं चढ़ने, हम तारादेवी मंदिर ट्रैक करने गए थे, हमारे आए थे ऐसे ऐसे जिम वाले. मैं इसको तिरस्कार नहीं कर रहा, सॉरी, आगे मुझे पीटेंगे फिर. और मैं देखा उनके एनर्जी लेवल्स, जुप इट गॉन डाउन. तो मुझे बड़ा वो लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, ये तो ठीक नहीं है. मैं भी जिम करना चाहता हूँ, ऐसी बात, मैं करता भी कभी कभार, मैंने बीच में ट्राई भी किया, ऐसी बात नहीं है. और मैं करूँगा भी, बिल्कुल एक समय आएगा, आई विल डू इट. बट ये केमिकल लेके करना, इट इज़ डेंजरस. बिकॉज क्या होगा कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो खराब हो जाएंगे. जो हो भी रहा है अपने ना, कार्डियक अरेस्ट, ये वो क्या सब हो रहा है यंग लोगों पे. तो आपके शरीर की जो आंतरिक चीज़ें, ये बाहिर्मुखी हो गए ना. योग इंसान को, मनुष्य को अंतर्मुखी बना देता है, जिसको हम प्रत्याहार बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, आप सेटल. बाहिर्मुखी रहेंगे आप, हमेशा बाहर एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढेंगे कि बॉडी अच्छा लगे तो बढ़िया है, वरना मन तो वैसे ही सड़ा हुआ है, ना खुश हो पा रहे हैं, ना शांति मिल रही. तो व्हाट्स द पॉइंट? किस लिए बॉडी बनाई है आपने? और ऐसे कई बार मैंने देखा है कि मेरे कुछ बॉडी बिल्डर फ्रेंड्स, दे आर टर्निंग सुसाइडल. आई व्हाट इज द पॉइंट? क्या मिल गया तुमको बॉडी वो करके, है ना? तो योग से पहला चीज़ है कि इंटरनल हेल्थ, हमारे ऑर्गन, किडनी, लिवर, ये इसका फंक्शनल बेटर होगा. मेन योग जो काम करता है, इट इज़ वर्किंग ऑन द एनर्जी लेवल्स. तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी लेवल है, वो ठीक रहेगी, जो आपके माइंड को भी ठीक करता है. और लंबे टाइम तक रहेगा, माइंड ठीक रहेगा. और बॉडी अपना, बॉडी एक माध्यम है योग में, टू उस तत्व को पहुंचने के लिए एक माध्यम बन जाता है योग. और जिम डेफिनेटली बेटर समथिंग दैन नथिंग. जिम करना बहुत अच्छा है, मैं एकदम बोल कसरत करिए, जिम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. बट ये जो केमिकल लेके स्टेरॉइड्स, ये वो, उसमें काफ़ी गड़बड़ हो सकता है, जितना मुझे वो है. बट योग अगेन सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं होता, उसके साथ साथ एक लाइफस्टाइल भी चलता है. कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है. जैसे हम शिमला में जो घी हमारे घर में बनता है, आई कैन सी द काउ, लाइक मैं गाय को देख पाता हूँ क्या खा रही है वो. तो शुद्ध घी मैं खाता हूँ, बहुत बढ़िया चलता है वो. तेल जो आपके लोकेलिटी में, अब योगा में भी ऐसा हो गया है. इंडिया में एवोकेडो, हमने कभी सुना नहीं है, कोई शास्त्र में एवोकेडो के बारे में तो नहीं लिखा हुआ. तो आके एवोकेडो खाएंगे. मैं कहा क्या हो गया एवोकेडो? नहीं, सब अंग्रेज खाते हैं, हम भी खाएंगे. तो ये हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि भैया जो रसभरी, जंगली रसभरी हमारे वो लग रहा है, वो यहाँ पे जंगल में लगता है, वो कोई नहीं खाता, पड़ा रहता है. पहले बच्चे खाते, तब तो वो चॉकलेट, टॉफी और वो क्या एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं. ये गलत है. अरे रसभरी खा के देखिए कितना मजा आता है. हमारे चित्तरंजन पार्क में इतने बड़े बड़े बेल के पेड़, घर के सामने बेल का पेड़ है, जामुन के पेड़, कोई नहीं खाता. क्या है ये? अरे जहाँ पे आप हो, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में इतने बड़े बड़े बेल के पेड़ है, चढ़ा देंगे कच्चा कच्चा शिव जी को. अरे खुद तो खा के देखो कभी, बेल का शरबत क्या करेगा आपके शरीर में. तो ये योग है कि आपके ऋतु में क्या हो रहा है. जैसे अभी चकोतरे का टाइम है, अब चकोतरा खा के देखिए, बड़ा बड़ा जो होता है ना चकोतरा. हम जब ऋषिकेश, देहरादून में हम FRI में पढ़ते थे, जरा ये रिवील कर रहा हूँ, FRI में बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े चोरी भी किया हमने. बड़े बड़े चकोतरे हमारे मित्रों के साथ हमने तोड़ के उसमें बढ़िया, और कितना अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा हुआ. पेड़ से चोरी करके खाने का ये बालपन नहीं जाना चाहिए, ये अच्छी है. अच्छा, हमारे यहाँ तो वैसे भी मौसम अनुसार है, मौसम अनुसार फल, अनाज सब. आहार ऋतुचर्या बोलते हैं इसको, कि आपके समय कौन सा अभी बढ़िया चकोतरे और खाओ ना, किसने मना किया है. ये भी केमिस्ट्री है, ये भी केमिकल इफेक्ट करेगा पूरा आयुर्वेद में एकदम. जब मैं दिल्ली आता हूँ शिमला से, पहले आके इतनी गर्मी लगती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स समर्स में आना पड़ता है, जैसे आप लोग कभी बुला लेते हैं हमको, हम आना ही पड़ता है. अभी भी पोल्यूशन में आए हुए हैं, कोई बात नहीं, गर्मी में भी आना पड़ता है. सबसे पहले हम आके बेल का शरबत पीते हैं, सबसे पहले. फिर बाबा जी को नमस्ते करते, हे शिव, आपके कैलाश से हम आ रहे हैं, क्या करें? बाबा बोलते बेल का शरबत पियो. ऐसे योगी गाइड करते हैं, पता है, स्टोरी बनाते हैं. मैं मिला शिव जी से, हाँ, शिव जी ने क्या कहा, बोला कि बेल का शरबत बनाओ, पहले मेरे को जरा सा चढ़ाओ, फिर पूरा पी जाओ. तो ऐसे दिशा मिल गई समाज को, है ना. ये तो योगी को काम रहा है, ऐसी कहानियां बना, दिशा देना. तो उसमें आपका पित्त और वात, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन का जो गोंद होता है ना बेल का, आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट. और उसका जो गुदा होता है पित्त के लिए, सारा पेट का इश्यूज आप देखें ना कैसे ठीक हो जाएगा. नहीं वो तो मैं तो पीता हूँ बहुत रेगुलरली, एंड बेस्ट आपका जो मोशन क्लियरेंस बेल से होगा. सिमिलरली जामुन के समय जामुन, हमारे वहाँ पे काफल के समय काफल, हमारे पहाड़ों में जो होता है, तो वो हमें कंज्यूम करना है, जो आसपास वहाँ पे ग्रो कर रहा है ना, उस सीजन में और आपके सेम एरिया में.
दैट काइंड ऑफ अ केमिकल बैलेंस इज व्हाट योगा सेज. केमिकल लो, बाहर के फ्रूट मंगवाओ, देखने में सुंदर लगे, ये शोशाबाजी तो चलता ही रहेगा. बट आंतरिक अगर आपको जाना है तो आई थिंक दीज आर द मेन रूल्स जो आपको फॉलो करना चाहिए. बिल्कुल योगी जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी इतनी मतलब इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई ना. मेरे भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब मुझे पता नहीं थी, मैंने भी कुछ सीखा ही है. और जो लोग देखेंगे वो तो सीखेंगे ही. और ऐसे ही आप हम मिलकर या और भी लोग मिलकर इन चीज़ों को जितना बढ़ाएंगे ना उतना समाज के लिए अच्छा है. समाज के लिए अच्छा है. एस्ट्रोलॉजी की आप बात कर रहे थे, तो एस्ट्रोलॉजी को हम क्या मतलब अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? और बड़े आसानी से लोग कह देते हैं, अधिकतर ये कहते हैं यार मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में, ये तो झूठ है, पाखंड है, ये तो पैसा कमाने का धंधा है. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला चीज़ उसको गहराई से जानने का ये होता है कि अविश्वास हो. तो मैं भी नहीं मानता, मैं कहा ना, मैं भी नहीं मानता. बट जानने का एक प्रयास है, एक इच्छा है, ये मत जाने दीजिए. नहीं मानता, नहीं मानता, क्यों नहीं मानते? कभी कोशिश की है, कभी प्रयास किया जानने के लिए? तो ये ज़रूरी है कि आप उसको जानने का प्रयास कर रहे कि नहीं. तो मुझे भी, जैसे मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, न्यूमरोलॉजी के किए हैं, वास्तु का किया है, एस्ट्रोलॉजी का किया है. न्यूमरोलॉजी में मैंने काफ़ी डाउट्स हैं जो मुझे क्लियर नहीं हुई हैं. मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मेरे को सर्टिफिकेशन मिल गया ऑनलाइन, मैंने प्रोग्राम किया था और बड़ा मज़ा आया, देखा हो रहा है, पर मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, उसके आंसर नहीं मिले, तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ और अभी भी जानने की कोशिश. तो ये जो प्रोसेस है ना जानने का, बड़ा सुंदर है. जान गया तो उसके बाद क्या, मज़ा नहीं है. अभी मैं न्यूमरोलॉजी करने के बाद मैंने अपने टीचर से पूछा, वो बता नहीं पाए. उन्होंने बोला कि नंबर्स में एनर्जी होती है. मैंने कहा देखो मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे ऐसी बातें मत करो. मैं इतना भी नहीं मानने को, जो प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है कि प्राण प्रतिष्ठा, मैंने नहीं माना था. मैं नहीं मानता. मैं कहा ये सब ऐसे ही है, साइकोलॉजिकल है. और मैं बता रहा हूँ ये बहुत साइंटिफिकली आपको. मैं नहीं मानता था प्राण प्रतिष्ठा में कि देवी में जान आ जाएगी. 5 दिन का होता है प्रोसेस. प्राण प्रतिष्ठा का बहुत साइंस है. पहला क्वेश्चन ये कि प्राण क्या होता है, हाउ कैन यू गिव प्राण, व्हाट इज प्राण, यही नहीं बोल पाएंगे योगा टीचर्स. तो हम सबसे पहले वेबिनार में ये बोलते हैं. जब से मुझे साइंटिफिकली पता चला कि प्राण क्या होता है ना, मैं प्राणायाम करता हूँ. बताइए, हमें बताइए. अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजी से आप एनाटॉमी में ले आए हैं, चलिए ठीक है, इसको बोलते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी में आते हैं. प्राण जो है साइंटिफिकली, हम जब सांस लेते हैं इसके 4 स्टेप्स होती हैं. ठीक है, इनहेलेशन, इंटरनल रिटेंशन, एक्सहेलेशन, आउटर रिटेंशन. पुरक, अंतर कुंभक, रेचक, बाहर कुंभक है. ये फिजिकल ब्रीदिंग हो गया. हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर हर सेल सांस ले रहा है. इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नाम है ऑर्गेनल्स के. एक और होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आपने सुना है? हाँ, बस माइटोकॉन्ड्रिया सुना है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल है ना. तो हमारे वेबिनार में हम सबसे पहले ये बोलते हैं, उसके अंदर एक इक्वेशन होता है जिसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, हमारे जो खाना हम खा रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालना. इसका इक्वेशन जो है वो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर प्लस ATP प्लस NADPH. ये हो गया इक्वेशन आपका ग्लाइकोलिसिस का. किसी भी सेल बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट्री वाले से पूछिए, बोल देगा. अब इसको योग से जोड़ते हैं. मैंने सांस लिया, कपालभाति की अलग अलग मुद्राओं में. लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स, जो लोअर, हमें बोलते पेट से सांस लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ये है एल्वोलाइज है, गुब्बारे नीचे वाले एरिया में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, एवोल्यूशन की वजह से नीचे वाले एरियाज में ज़्यादा एल्वोलाइज होती है. सो जब हम कपालभाति करते हैं, जब हम पेट से सांस लेते हैं, अब दिल्ली की इतनी हवा गई अंदर, शिमला में जाके मैं कपालभाति करूँगा, क्या होगा, ये सारे हैवी गैसेस ये निकल के बाहर आ जाएंगी. एक क्रिया होता है, क्लेंजिंग प्रैक्टिस. फिर क्या होगा, फिर मैं गहरी सांसें लूँगा तो और पेट में पकड़ूंगा उसको, तो जो एल्वोलाइज है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ जाएगा. ऑक्सीजन बढ़ गया और वो इक्वेशन में आ जाते हैं, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज गिव्स CO2 प्लस H2 प्लस ATP. आपका ऑक्सीजन बढ़ गया तो ग्लूकोज जो है वो अपने आप, जो फैट के रूप में भी, जैसे ग्लूकोज होता है ना, फैट के रूप में, कार्ब्स जो होते हैं फैट में, तो फैट गलने लग जाएगा. जो फैट है उसको जला देगा वो ऑक्सीजन. एंड क्या बढ़ेगा, ATP बढ़ेगा. ATP इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में, जो है उंगली हिल भी रही है ना, ATP की वजह से हिल रही है, मसल्स में यूज होता है ये. अब ATP जब टूटता है बनता है ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फोरस, और निकलता क्या है, एनर्जी. इसको प्राणा बोलते हैं. एक योगी के अंदर एक ही डिफरेंस है, उसमें वो ATP ज़्यादा होती है, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है,
मेटाबॉलिज्म बोलिए, एटीपी बोलिए, प्राण बोलिए, वो आशीर्वाद देगा, वो भी हो जाएगा। ये पंच आह्वानी मुद्रा ऐसे ऐसे करके जो करेंगे वो एनर्जी निकलेगी, तो उससे प्राण प्रतिष्ठा भी वो कर सकता है। तो प्राणा इज नथिंग बट एनर्जी. What energy? The energy stored inside the ATP molecules, which breaks down. So ATP is materialized prana. It breaks down and brings prana. इसको ही हम प्राण बोलते हैं। और यही पवन पुत्र हनुमान जी जो हैं, पवन पुत्र क्यों हैं? उन्होंने प्राणायाम का ज्ञान सूर्य देव से, सूर्य के गुरु थे। पवन पुत्र हनुमान जी इज नथिंग बट अ मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग और सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्राण। इसको आप अगर टैप इन कर लेंगे, अपने अष्ट सिद्धियाँ अपने आप आ जाएगी। तो ये प्राण होता है, उससे प्राणायाम होता है, उससे आप प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो मैं अब मानता नहीं हूँ प्राण प्रतिष्ठा, मैं जानता हूँ ये होता है। तो एटीपी प्रतिमा जो है उसमें कैसे एटीपी? एटीपी टूट के क्या निकला? एनर्जी निकला। हाँ। फिर हमारा प्राणमय कोश होता है। 5 पंच कोश है शरीर में, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, विजडम बॉडी एंड ब्लिस बॉडी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। प्राणमय कोश में हमारे चक्र और नाड़ियाँ होती हैं, और ये नाड़ियास का ये एंडिंग पॉइंट्स होती है, यहाँ से एनर्जीज निकल रहे हैं पंच में। तो ये जब हम करते हैं और आपकी एनर्जी ज़्यादा है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो हम प्रणाम करते हैं, आजकल तो प्रणाम भी ऐसे कर लेते हैं ना। अब प्रणाम भी ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रणाम करने का तरीका होता है तंत्र में। बड़े वाले अंगूठे में एनर्जी का सेंटर होता है। चप्पल देखिए कौन सा गड्ढा सबसे ज़्यादा होता है, पूरा बॉडी का वेट है वहाँ पे, एनर्जी का सेंटर है। ये एनर्जी सेंटर, यहाँ तेल लगाते इसलिए, वहाँ टच करके अपने आज्ञा चक्र को लगा के इस तरह से एनर्जी लिया जाता है, वो भी सिलेक्टेड लोगों का, सबका नहीं, जिसका और अच्छा हो। तो ये साइंस है। तो मैं किसी को प्रणाम भी नहीं करता हूँ तो मुझे पता है किसी को करना है। प्राण प्रतिष्ठा मैं जानता हूँ। कोई अगर सिगरेट बीड़ी पीता हुआ पंडित अगर प्राण प्रतिष्ठा करे, मैं होगा ही नहीं उसमें कुछ, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। पर जो योगी होते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बड़े बड़े जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वो साधकों से, योगियों से, जो आप देखें कर्मकांड मीमांसा या फिर आप वेदांतिक फिलॉसफी पढ़िए, पहले प्राणायाम होता है फिर पूजा होती है। आजकल पंडित ऐसे करके शुरू हो जाते हैं। प्रॉपरली अगर आप प्राणायाम करेंगे, नाड़ियाँ खुलेंगी, डिटॉक्स्ड रहेगा, नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं रहेंगी, एनर्जाइज रहेगा बॉडी, लंग्स, एल्विलाइज खुली हुई, एटीपी ज़्यादा, एटीपी टूट के एनर्जी ज़्यादा, आपके आशीर्वाद में, अभय मुद्रा में आशीर्वाद होगा, हृदय मुद्रा में हार्ट भी ठीक चलेगा, और ये एनर्जी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दिस इज द नियरेस्ट आई कैन। आजकल फास्ट लाइफ हो गई है तो मंत्र भी छोटे हो गए हैं, सब शॉर्टकट हो गया है। तो वो शॉर्टकट में एनर्जी कहाँ से आएगी? सब शॉर्टकट हो गया, एनर्जी तो आएगी नहीं। एनर्जी वही सारा खेल योग में एनर्जी का है। अगर इंसान नर्व्स, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, एक नर्व उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसको नया नर्व बनने के लिए, नर्व फॉर्मेशन के लिए एटीपी चाहिए। जब मेरे ब्रेन में शीर्षासन से या किसी चीज़ से नर्व ज़्यादा होंगी, ज़्यादा नर्व फॉर्म्स होंगी, तो मेरे थॉट्स भी फ्री होंगी, आई बी फ्री, आई बी डिटैच्ड। यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस है, वहाँ से हमारे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन। जब एनर्जी जाएगा वो रिलीज होंगी और इंसान आनंदित स्टेट में, केमिकली प्रूवन, यू कैन बी इन ब्लिस इंटरनली। तो मैं केमिकली प्रूव कर सकता हूँ, डीएमटी वगैरह, बहुत लंबा स्टोरी है, छोटे में बता रहे हैं कि आप जो सच्चिदानंद की प्राप्ति है ना, ये केमिस्ट्री है, बॉडी केमिस्ट्री है। तो इसको आप एटीपी से कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपने बताया, ये बहुत अच्छे से। ये तो एनाटॉमी, अब एनाटॉमी से आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। हाँ, बहुत इधर चले गए। अब वापस आके एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे ही हम गए कि मैं नहीं मानता, क्या इतना दूर प्लैनेट है, कैसे फिट करता है। फिर इसमें 2-3 चीज़ें आई। एक होता है कर्म का जो अंडरस्टैंडिंग है, एक फिलॉसफी, बहुत बड़े बड़े फिलॉसफीज को ना मैं छोटे छोटे करके बता रहा हूँ आपको। तो हम जो कर्म को बोलते हैं ना, कर्म इज़ एन एनर्जी इम्पल्स। जैसे मैं अभी जो कपड़े पहना हूँ इसका एक वाइब्रेशन है, जो मैं सोच रहा हूँ इसका एक वाइब्रेशन है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने खाना खाया, केमिकल कर्मा, फिजिकल कर्मा, साइकोलॉजिकल कर्मा, कलेक्टिव कर्मा। तो ये सारे हमारे कर्म होते हैं। तो कर्म इज़ एनर्जी which is never created nor destroyed, but it can change its forms. That's the law of conservation of energy. अब इसमें आ जाते हैं कि कई प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। संचित माने जो फिक्स्ड कर्म है, जेनेटिकली पेरेंट्स वगैरह फिक्स्ड है। प्रारब्ध है जो एक टाइम पीरियड में चेंज होता है, जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और होता है क्रियमान कर्म, जो बहुत छोटे छोटे कर्म हम करते हैं। ठीक है, ये सारा जो एनर्जी है ना कहीं ये नष्ट नहीं होता। हमने जो क्रिएट कर दिया। इफ आई मेक यू फील गुड, दैट फीलिंग इज एन एनर्जी, इट इज देयर, इट इज स्टोर्ड इन द आकाशिक रिकॉर्ड्स। स्पेस में समझ लीजिए, एक बड़ा सा हमारे पास गीगाबाइट, टेराबाइट से बड़ा बाइट एक डेटा है, सर्वर है, वो एनर्जी है स्टोर्ड। तो आपने क्रिएट किया पूरी जिंदगी, कितने एनर्जी क्रिएट की है। कर्मयोग का मतलब आपने वो एनर्जी क्रिएट नहीं किया। एनलाइटनमेंट का मतलब आपने वो एनर्जी क्रिएट ही नहीं किया। सो जो सोल है वो वापस नहीं आएगी,
दैट्स अ स्टोरी, वो मैं उपनिषद में नहीं जाना चाहता। तो क्या हुआ कि हमने बहुत सारे एनर्जीज क्रिएट किए, हम बूढ़े हो गए, ये शरीर पंच तत्वों में चला गया, सारे प्राण निकल गए और हमारा जो सोल है सबलाइम होके वो परमात्मा से मिल गया। परमात्मा उसका भी एक लॉजिकल है, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, मैं एस्ट्रोलॉजी पे स्टिक करना चाहता हूँ। सो एंटी मैटर में डिफ्यूज हो गया। पर ये जो सारा ब्लूप्रिंट है एनर्जी का, ये तो रहा ना, तो सोल क्या करेगा फिर उस सारे ब्लूप्रिंट को मद्देनजर रखते हुए फिर रीबॉर्न होता है। वो जो मोमेंट जब वो रीबॉर्न हो रहा है, एक कॉस्मिक कॉस्मोस में एक ज्योति, अलग अलग लाइट एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन बनता है। ये कॉम्बिनेशन इज एब्सोल्युटली सेम एज अ कार्मिक कॉम्बिनेशन, दैट इज योर बर्थ चार्ट। सो वो जो यूनिक प्लेसमेंट्स ऑफ ग्रह, नक्षत्र एंड प्लैनेट्स एंड एनर्जीज इन द कॉस्मोस व्हेन वी आर बोर्न इज नथिंग बट योर कर्मास इक्वेशन। इसे कौन गवर्न करता है? कौन करता है बैठ के गवर्न कि ये एनर्जी बैलेंस है कि नहीं? इसको बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम इंटेलिजेंस, गॉड, परमात्मा, जो भी नाम देना दे दो, ये एक इंटेलिजेंस है। मतलब जब हमारा बर्थ हो रहा है तो हमारे शरीर में जो एनर्जी एंटर हो रही है, वो कौन सी एनर्जी कितनी क्वांटिटी में होगी, वो प्लैनेट्स किस स्थिति में है, हाँ वो स्थिति, नक्षत्र किस स्थिति में है, वो स्थिति आपके कर्मों के हिसाब से होता है। वो सेम पैटर्न है, इट्स अ नेचुरल साइंस, इट्स अ नेचुरल लॉ। जो हो रहा है आपने क्रिएट किया वो होगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वही पैटर्न, जो आपके आसपास जो आपके सोल्स हैं ना, जो मनुष्य जन्म लेते हैं, वो आप ही के कुछ वो होते हैं, आसपास के लोग ही आते रहते हैं, कि सेम पैटर्न में आते हैं वो लोग। सिचुएशंस का भी ऐसा होता है। मतलब जो ग्रह पास होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, फील्ड मैग्नेटिक बोलिए, ग्रेविटेशन बोलिए, कॉस्मिक बोलिए, हमें कितना ही यूवी तो ना दिखता है हमको, कितने सारे रेडिएशंस आती हैं हर एक। अब मैं प्लैनेट्स पे इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि हर एटम का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। S-P-Q शेल्स होती हैं, उसकी एक एनर्जी होती है फील्ड। तो एक ग्रह तो कितना बड़ा एटॉमिक, कितना बड़ा सोर्स, उसका तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा ही, वो तो गिरेगा ही, वो तो इफेक्ट करेगा ही। मैं आपके ऊपर यूवी रेडिएशन डालूं, आपको दिखेगा भी नहीं और आपको DNA चेंज कर देगा, है ना? आप बताइए, यूवी रेडिएशन का कलर होता है? नहीं होता। हम जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया है भाई, हमको लैमिनार फ्लो बोलते थे उसको, एक बत्ती जलानी पड़ती थी ये ब्लू कलर की, तब पता चला यूवी जल रहा है। ऐसे हाथ डाल दो आपका पूरा स्किन वो म्यूटेट हो जाएगा। एक्सरे MRI जो होता है दिखता थोड़ी ना है, वो सब ऐसे ही है। तो प्लैनेट से इतना हमको कितना ज्ञान है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो क्या क्या आ रहा है वहां से, हमारे ऋषियों ने पता किया था इस चीज को। अभी ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत एडवांस थे, हम धीरे धीरे वही हुआ है। ये तो चलता रहता है युग का साइकिल। हमको पता था कि भैया ऐसे रेडिएशंस आ रही हैं, ये आंतरिक जाएंगे तो पराविद्या अपराविद्या वाली बात, बाहर का तो हम गेन कर रहे हैं, अंदर भी तो लेबोरेटरी है, आप कर सकते हैं प्राप्त। सब कितना एविडेंस है, आपको बतेरे एविडेंस मिल जाएंगे आपको। उन्होंने प्राप्त, उनको पता था कौन से कहाँ पे क्या है, कौन से सितारे, सब पता था उनको, वो जा सकते थे। वो उन्होंने ऐसा कुछ साइंस था जो हमको नहीं पता, जो उनको पता था। तो उस संदर्भ में अगर आपको एक्सरे, MRI, अलग अलग मैग्नेटिज्म फील नहीं कर सकता, पर इफेक्ट होता है। सिमिलरली इन एनर्जीज जो हमने क्रिएट किए थे, उसका पैरेलल जो हमारे ऊपर आ रहा है, इसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन हमारा बर्थ चार्ट है। इसको हम हल्का सा समझ सके, बेसिक को जान सके, एकदम पागल नहीं होना इसको लेके, क्योंकि हम इसको बदल भी सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, दैट डिपेंड्स। यही साइंस एस्ट्रोलॉजी है। अब बदलने के लिए योग करना पड़ेगा? नहीं, बदलने के आप पूजा पाठ भी करिए, आप मंत्र पढ़िए, वो भी योग, कुछ कार्मिक करना पड़ेगा, वो भी तो योग ही है। वही योग है। आप योग एक तरीका है। अगर मैं बोलूं कि मेरा एक चक्र में इम्बैलेंस आ रहा है, मैं योग से भी कर सकता हूँ, आयुर्वेद से भी कर सकता हूँ, एक्यूप्रेशर से भी, अब मैं एक्यूप्रेशर में रिसर्च कर रहा हूँ, एक्यूप्रेशर से कर सकता हूँ, पूजा पाठ से भी कर सकता हूँ, अपने कर्मों से, सबसे इंपॉर्टेंट कर्मिक चेंजेस से कर सकता हूँ। ये करो, वो करो, ये करो, अच्छे कर्मों से। क्यों? दान दक्षिणा, ये सब कार्मिक है। कपड़े को कलर से कर सकता हूँ, धागे से कर सकता हूँ, यज्ञ से कर सकता हूँ, पूजा की विधियों से कर सकता हूँ, तरीके बहुत हैं। I have to change the energy patterns. So that changing the energy pattern is a remedy. You can change it chemically by Ayurveda. You can change it physically by yoga, which is the most powerful, I think. You can change it on a behavioral level by your behaviors. You can change it by puja, path, yajna. That is a spiritual remedy. So you can bring about a change in your life. आप बदलाव ला सकते हैं उस एनर्जी फील्ड, उन एनर्जी उसमें। इसको हम एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतनी सारी बातें बताई ना, तो मतलब मैं भी इन चीज़ों को वो कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। रिलेट कैसे कर रहा हूँ कि समाज कहता है पाखंड है, तो पाखंड आया कैसे कि भाई ये चीज़ें तो साइंटिफिक है, लेकिन शॉर्टकट के लिए
मैंने कुछ चीजें सीख ली, हाँ। मैंने आपसे पैसा निकलवाना है, आपको कुछ भी बता दिया, ये प्रॉब्लम हुआ है, ये है, ये मैं कारण बिल्कुल मानता हूँ कि हर साइंस में, योगा में भी है। है। बियर योगा नहीं है क्या? है बियर योगा, पप्पी योगा, पता है आपको? कुत्ता लेके बैठते हैं फिर योगा करने लगते हैं, क्या है ये? पाखंड इस योगा में भी है। अब किस इंटेंसिटी में है, क्योंकि लोग बड़े तकलीफ में रहते हैं और एस्ट्रोलॉजी में जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है, तो उसमें बहुत पाखंड है, बिल्कुल है, मैं नहीं मना कर रहा। योगा तो में हमारा फैला हुआ है, वो आपको इसलिए क्या है ना, इससे बचने का तरीका क्या है? आप स्वयं अपने ज्ञान के चक्षु को वो करें, आप देखिए क्या ठीक क्या गलत है, किसी को मत मानिए, बट पाखंड मत बोलिए, और पहले इसको समझने का, साइंस यही तो करता है, इसलिए साइंस बहुत सुंदर है। साइंस का मतलब नहीं है कि मैं इसे कोट कर दिया, आप साइंटिफिक एप्टीट्यूड से देखिए ना योग को। मैंने आईआईटी पे दिखा दिया कल, मैं तो ना प्राणायाम कराऊंगा, आप सीखिए, कहीं से भी सीखना है, हमको सीखना, हम सिखा देते हैं, यही है। एस्ट्रोलॉजी भी सेम चीज़ है, बिल्कुल पूरा साइंस है। इसको आप अगर पाखंड हर जगह में होगा, वो तो किसी भी ऐसा फील्ड में यहाँ पे नहीं होता। आप अब हमारा साइबर क्राइम नहीं हो रहा क्या? तो इंटरनेट में भी पाखंड है, वो भी छोड़ दीजिए फिर। इंटरनेट, पूरा इंटरनेट खराब है, पूरा सोशल मीडिया खराब है। आप इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम को तो नकार नहीं रहे आप, वहाँ भी तो बहुत सारा पाखंड हो रहा है। फेसबुक में उल्टी सीधी चीज़ें नहीं बिकती, आप करो, इंस्टाग्राम यूज़ करना बंद कर दो। नहीं कर रहे ना, फेसबुक यूज़ करना बंद तो नहीं कर रहे, क्योंकि उसका एक एडवांटेज है, उसमें भी बहुत सारे पाखंड, उसमें कितने सारे फेक प्रोफाइल्स है, कितने सारे फेक चीज़ें होती हैं। तो इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में भी है कि लोग अपने लिमिटेड ज्ञान से करते हैं चीज़ें और अपना फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। योग में भी मैंने देखा है, बियर पीते हुए योग करेंगे, न्यूड योगा करेंगे विदेश में, ये एसेंस से दूर चला जाएगा। करो मस्ती के लिए कुछ भी करो, बट एसेंस से दूर चला जाएगा ना, तो उसमें भी पाखंड है। तो हमें समझना है अपने ज्ञान से कि टू शाइन इन आवर ओन विजडम, टू अंडरस्टैंड कि भैया क्या ठीक है क्या गलत है। एक चींटी भी इतना इंटेलिजेंट होता है, चीनी और मिट्टी मिला दो, वो चीनी खा जाएगा, मिट्टी छोड़ देगा। हमें भी वही करना है, सिंपल एज दैट। योगी जी, एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि देखा है समाज में होता है कि भाई एक तो पूर्णिमा, पूरा चांद जिस दिन होता है, और अमावस्या टोटके होते हैं, ये पाखंड है या इसके पीछे भी कोई एनर्जी या फिर कुछ ऐसा है? इसके पीछे एक बहुत डिटेल्ड साइंस है, इसको बहुत संक्षेप में आपको मैं बताऊंगा कि जितना मैंने समझा है कि यह जल तत्व से लिंक्ड रहता है ना। सो जैसे हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत योगी ने इस बारे में बात की भी है, मैंने सुना भी है कई बार, तो मैं फिर से ये बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार पानी, ग्रेविटेशन ऑफ मून पुल्स द वाटर, इसी प्रकार हमारा शरीर इज 70% वाटर, ब्रेन इज अराउंड 90% वाटर। तो जल तत्व का एक बहुत बहुत इंटीग्रल प्रभाव चंद्रमा से रहता है। इसको हम केमिकली बोल सकते हैं, अगर आप दुखी हैं तो दुखी हार्मोन्स, सुखी है तो सुखी हार्मोन्स। भगवान बुद्ध को देख लीजिए, उनके सारे इंपॉर्टेंट जो उनके जीवन में जो इवेंट्स थे वो सब पूर्णिमा में हुआ है। चांद के साथ बहुत इंपॉर्टेंट लिंक रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी का, बहुत ऐसे महापुरुष हैं उनका, जैसे जैन फिलॉसफी में भी वो जो अपसर्ज ऑफ एनर्जी जो होता है वो चंद्रमा से हाईली लिंक्ड रहता है। जल तत्व से मेन लिंक है, आप देखेंगे। इसलिए मून को लूनर से लूनाटिक, लोग पगला भी जाते हैं क्योंकि उनका जो बॉडीली केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। तो यह एक सटल, अगेन उसे दिखता तो है नहीं वाइब्रेशन, मून का वाइब्रेशन दिखता नहीं, मून है, मानो ना मानो, है ना। इसलिए जो दिखता नहीं है इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ऑब्जर्वेशन, इसलिए ठहराव चाहिए जीवन में, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। योगी का कारण यही है कि हम ऑब्जर्व करेंगे देख के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता। जैसे मंगल का भी वाइब्रेशन आ रहा है, अलग अलग ग्रहों के भी दिखता नहीं है, सूर्य का दिख जाता तो मान लेते हैं, उसमें काफ़ी सारी और आती है जो हमें नहीं पता। तो इसी प्रकार चंद्र का भी जो वाइब्रेशंस हैं हमारे साइकी को, हमारे माइंड को बहुत डीपली इफेक्ट करता है, हमारे इमोशंस को। प्राइमरीली जल तत्व से लिंक, जो जल तत्व से हमारे सारे केमिस्ट्री, अंदर के सारे जो इंटीग्रेट केमिकल्स बनते हैं, एक एक सेल के अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री चल रहा है, सारे का एक ओवरऑल प्रभाव चंद्रमा से होता है। सेल के अंदर भी देखिए आप, एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, अलग अलग केमिकल, सारा पानी से लिंक्ड रहता है। सो उसका इक्विलिब्रियम ले लीजिए, उसका आप क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल ले लीजिए, उसके जो केमिकल्स हैं अंदर उसको वो देख लीजिए, सारा चंद्रमा से लिंक्ड रहता है। तो इसलिए चंद्रमा का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। जी बिल्कुल, ये तो आपने अच्छा बताया कि भाई वाटर हमारी बॉडी में है तो उसका इफेक्ट रहेगा, पर चौराहे पे कुछ टोटका रख देने से? चौराहे का वास्तु से होता है, वहाँ पे एक एनर्जी वो बनता है। चौराहे जो होता है वहाँ पे
जो एनर्जीज का ना एक समागम होता है, वहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी प्रकार की होती हैं जो एक्टिवेट कर दे कुछ एनर्जीज को। अच्छा। और आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न। इसमें मैं इतना ही समझ पाऊंगा, मैंने कभी किया नहीं है, जब करूँगा कभी तो ज़्यादा बेटर बता पाऊंगा, बिना समझे करूँगा भी नहीं। पर जितना मुझे लगता है वो एक एनर्जी इंटरसेक्शन होती है, तो वहाँ भी जो चुटके किए जाते हैं और लोग जाते आते भी हैं वहाँ से, तो एक वो भी होता है। तो चौराहों में एक सिग्निफिकेंस नहीं, होता है। हम आपसे टच में रहेंगे, जब आपको पता लग जाएगा तो पूछेंगे आप। बिल्कुल, हम वही तो मज़ा है, सबको जानने में क्या मज़ा है, जानने के प्रणाली में जो आनंद है उसका रस बड़ा अच्छा होता है। सो अभी हम तंत्र वगैरह में धीरे धीरे क्वेश्चन, इसलिए जल्दीबाजी नहीं, किसी ने बीज मंत्र दिया पट करना, मैं नहीं करूँगा। धीरे धीरे एक समझो अलग अलग स्वरूप को, दशम महाविद्याओं का साइंस, सारा साइंस है। इट्स ऑल मेटाफिजिकल इन नेचर। फिर हमारे जो स्ट्रक्चर्ड नवदुर्गा है, उनमें जो श्री यंत्र है, सबका साइंस है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम भी वाइड इतना है कि भाई समझने के लिए जीवन लगता योग को मास्टर किया है काफ़ी हद तक, और जितना जानेंगे लगता है अरे ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, तो उसका एक ये रहता है। सही है। तो अभी हम उस प्रोसेस में हैं, जब आएंगे डेफिनेटली इसको आगे हम ले जाएंगे। सही जी। तो योगी जी, अगर यह वीडियो के माध्यम से कोई भी आपसे जुड़ना चाहे, आपसे क्लासेस लेना चाहे या कुछ सीखना चाहे, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं उसके लिए? देखिए, फ़िलहाल तो मैं अपनी साधना में विलीन हूँ और हमारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन चल रहे हैं ज़्यादातर। इट्स मोर ऑफ एन एस्ट्रो योगा प्रोग्राम, चक्रास पे, मोस्टली देर इंटरनेशनल, पर अभी मैंने इसको डोमेस्टिक में भी मैं लाया हूँ। और हमारे रोज़ ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। एकदम जो यंगस्टर्स है, बच्चे, उनके लिए आई डोंट टेक निःशुल्क है ये। एकदम जो मतलब जेन्युइनली स्टूडेंट्स हैं, बहुत बढ़िया। उनके लिए ऐसा सेवा है। तो क्योंकि मैं भी जब छात्र था तो मुझे भी ऐसे ही मिले थे, बट जेन्युइन केस होना, उसके लिए वी हैव अ डिफरेंट प्रोसेस, बट वी हैव एन एनर्जी एक्सचेंज। और वो सब हमारे क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में DM नंबर है बायो में, उसमें अगर कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट बैक टू देम, और उनसे पूछ के कोई भी प्रोग्राम, बहुत उसको बहुत नॉमिनल रखा है हमने, एक बहुत नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज में हम एस्ट्रो योगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है हमारा, वो एनाटमी, योगा एनाटमी फॉर योगा टीचर्स, और चक्रास पे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कि हर चक्र को साइंटिफिकली समझना, और डेली नवग्रह योग, मतलब नवग्रह पूजा होती है, वैसे नवग्रह योग भी है। आप उसको करके अपना एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करा। चार्ट के लिए मेरे एक मित्र हैं, वो करते हैं, क्योंकि मेरे समय उतना होता नहीं मेरे पास। और एकदम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ओपन टू ऑल रखा है। और नवग्रह योग जो है नॉर्मल हमारे उनके लिए रेगुलरली बहुत लोग कर रहे हैं, और एडवांटेज भी हो रहा है, एक कंसिस्टेंसी बना रहता है। मेरी भी कंसिस्टेंसी बन जाती है। मेरे को तो लाइफ में कभी कभी सुबह 5 बजे भी क्लास लेनी पड़ती है US टाइम के हिसाब से, तो ले लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है। शिमला के ठंडा हो, कुछ भी हो, तो हम भी लगे हुए हैं। अगर किसी को अपने लाइफ में चेंज लाना है तो डेफिनेटली वी आर ओपन फॉर इट। सो हमारे बायो में, इंस्टाग्राम में जो एक हैंडल करती है टीम, उसमें लिखा हुआ है, और वो वी कैन गो, वेबसाइट भी बहुत जल्दी बस बनने ही वाला है, हम उसको ऐड कर देंगे अपने, उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। बिल्कुल। अभी के लिए ऑनलाइन है, ऑफलाइन हम फ्यूचर में डेफिनेटली हम कुछ प्रोग्राम वगैरह, शिविर वगैरह रखेंगे। बिल्कुल, आपकी जो भी डिटेल्स आप बता रहे हो ये सब हम इसमें मेंशन हो जाएगी वीडियो में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। साथ ही आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि भाई क्या हमारे जीवन में हमें लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, हर चीज़ में बुराई अच्छाई है या फैलाई हुई है, वो हमें अपने विवेक से लेना है। बिल्कुल। साथ ही भाई आप जो भी देखेंगे लोग, उनके भी मन में कुछ नई क्वेरीज आएंगी, भाई कमेंट करके आप बताना, और हम ये प्रयास करेंगे उन प्रश्नों का उत्तर दोबारा से योगी जी से लिया जाए, या प्रयास करेंगे दोबारा आप आए। नहीं, सॉरी, आपको काटूंगा, आप शिमला आएंगे इस बार। हाँ, हम मिलेंगे, वो हम कहीं भी मिलेंगे। वो शिमला में आएंगे। हाँ, हम शिमला में आएंगे, हमारे लिए भी थोड़ा छुट्टी मिल जाएगी, हमें भी, इसलिए बोल रहा था, हमें भी अच्छा होगा। तो भाई आपको किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो ना, आप कमेंट से पूछो, और कुछ जब नई चीज़ें, हमें भी भाई सब कुछ तो हमारे मन में भी क्वेरी नहीं आएगी, इसीलिए तो इतने लोगों का दिमाग चाहिए। तो उससे फिर कुछ नई चीज़ें आएंगी तो उनका भी उत्तर लेंगे, और आगे इस अवेयरनेस को बढ़ाना है, सिर्फ रोकना नहीं अपने तक। जिसको जो समझ में आता है बताओ, जिसको ज़्यादा जानना है उनको मिलवाओ। तो ये एक प्रोसेस है, एक नेटवर्क है, इसको बढ़ाओ, इसमें शामिल हो और अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाओ। तो एक बार मैं आभार करूंगा योगी जी का कि उन्होंने इतना समय निकाला, वो आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा धर्मेंद्र जी, कि आप अपने समय से इतना समय निकाल के अपने व्यक्तिगत जीवन से समाज के लिए इतना बड़ा एक प्रयास कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है, और इसलिए हम भी आए, इसलिए आपका भी जो एक प्रचेष्टा है, इसको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी जो आप ये काम कर रहे हैं। और मैं समाज से बोलना चाहूँगा सबसे कि
डेफिनेटली आप अपने लिए ज़रा समय और समाज के लिए, अपने एक समाज को एक दिशा देने के लिए जुड़ें और हमें सहयोग दें इस ज्ञान को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि विश्व गुरु तो हमारा देश है ही, और हम उस सब में उस संगठित ऊर्जा में हम सब योगदान दें। ठीक है, बहुत 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 आभार प्रणाम। आपका। जय गुरु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।